बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो अबान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग करते हैं। हफ्ते का पहला दिन है, गुड मॉर्निंग होना बहुत ज़रूरी है। और मंडे से लोगों को वैसे बड़े मसाइल होते हैं क्योंकि छुट्टी के बाद आता है। छुट्टी के बाद जो भी दिन होगा उससे मसाइल होंगे अजीम राना। मैं ये आपसे तो ये बात पूछने तय है। वाला था शहरबानो कि कैसा रहा आपका वीकेंड, कैसा गुजरा, क्या किया इस वीकेंड? बहुत ठंडा। अच्छा। आपका ठंड में गुजर गया वीकेंड? बहुत ठंड में। अच्छा। तो अजीम मैंने एक बड़ी मज़े की रिसर्च पढ़ी, क्या चीज़? तो मुझे लगा कि मैं बड़ी खुश थी। मैंने कहा मैं आपको बताऊं कि आप बहुत जल्द बूढ़े होने वाले हैं। मैं? और मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी नहीं, मैं क्यों बूढ़ा होने वाला हूँ क्योंकि भाई? आप चाय नहीं पीते। तो जनाब एक रिसर्च सामने आई है, तहकीक के मुताबिक वैसे तो हमारा कौमी मशरूब जो है वो गन्ने का रस है, यानी उसको हम पंजाबी में रो भी कहते हैं। बिल्कुल। मगर चाय भी हमारा कौमी मशरूब बन चुका हुआ है। हर जगह, हर घर, हर ऑफिस, कहीं पे भी जाएं चाय तो जरूरी होती है। शहरबानो कुछ अपने नहीं viewers करने को तो चाय पियो। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और इतनी चाय पी जाती है माशाल्लाह से। पाकिस्तानियों ने पिछले 6 माह में 96 अरब 49 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसों की चाय पी ली है भाई। अल्लाह। तो खैर देखिए चाय के मैं- हवाले से चीन में एक दिलचस्प तहकीक सामने आई है अच्छा। जो मैं आपको बता रही थी। जी। वो ये है कि रोजाना अगर आप 3 कप चाय पीते हैं तो बुढ़ापा आपसे दूर रहेगा, जल्दी नहीं आएगा। और वो सब्ज चाय ये भी हो मुझे लग सकती रहा है, है ये स्याह चाय भी हो सकती है, वो किसी तरह की भी चाय हो सकती ये है। रिपोर्ट भी किसी चाय पीने वाले ने बनाई है और उन्होंने बोला है कि जी चाय के अंदर, सब चाय के अंदर, वैसे उन्होंने ग्रीन टी का जिक्र किया। यस, मैं जीता हूँ, मैं भूल गया सब्ज था, चाय वो मैं नहीं ग्रीन होती, टी पीता हूँ। वो पिंक टी को ग्रीन टी कहते हैं। अच्छा। हाँ। उन्होंने बोला है जी कि इसमें जो मौजूद होते हैं ना मवाद, उसमें फिनॉल है, थिनाइन है और इसके बाद कैफीन है। ये सेहतमंद जो कीमियाई खुलिये हैं उनको ये एनर्जी देते हैं, उनको बूस्ट करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि चाय पीने से डायबिटीज और दिल की बीमारियों में भी कमी लाई जा सकती है। अच्छा, ये यूनिक रिसर्च है वैसे मेरे लिए। बात है। चाय पीने से यानी ज़ियाबतीज़, डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो चाय पीते हैं तो उनके लिए आसानी होगी, जो उनकी बीमारी है उसमें कमी आएगी। तो ये बहुत अच्छी रिसर्च है। नहीं, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को ये भी बता दूं कि अगेन अगर आप इस तरह की किसी मामले में मुब्तला हैं तो डॉक्टर्स की राय ले लीजिएगा। ये ना हो आप लेकिन 3-3 ये 4-4 तहकीक कप भी चाय सामने पीना है। शुरू कर दें। तो ये एक रिसर्च है। अब वो किस तरह की टी है उसमें आई डोंट नो, पता नहीं पाकिस्तान वाली वो टी है या नहीं है। नहीं, पाकिस्तान वाली टी ज्यादा अच्छी होती है, मुझे ज्यादा शक है इस बात में। प्यार से, मोहब्बत से बनाई हुई होती है। और उसमें चीनी की मिकदार कम रखें बस आप, हाँ जी। बाकी सब बेहतर है। और पत्ती जो है वो जैसे हमारे वहाँ पे आवाजें लगाते हैं ढाबों पे, चीनी रोक के पत्ती ठोक के और पत्ती रोक के, मैं तो ये कहूंगा, और चीनी भी रोक के। तो पानी, बस पानी पिए। इनकी पानी बात पिए, ग्रीन टी आप पिए। बूढ़े होने वाले हैं, मान लें आप, मैं जवान हेल्दी रहूंगी। लाइफ जिए। बहरहाल तो व्यूअर्स ये तो थी चाय से मुतालिक रिसर्च और एक नई खबर जो हमने अपने व्यूअर्स तक पहुंचाई है। और अब एक और मजेदार बात आपके साथ शेयर जिसका करते मेरे हैं। ख्याल से आप सब लोग इंतजार कर रहे होंगे कि हम आपके सवाल का आपको जवाब दें। सवाल का जवाब दें तो बिल्कुल, हमने लास्ट जो वीक है उसमें आपको एक फोटो दिखाई थी और उस फोटो के बारे में हमने बताया था कि जनाब ये तस्वीर आप देखें कि सेलिब्रिटी की है, पहचाने। और आपने आई एम श्योर बड़े जबरदस्त किस्म के जवाब दिए और ज्यादातर लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना था। अच्छा, मैं बड़ी हैरान हुई, अभी तक ये पहली तस्वीर थी जिसमें बहुत सारे लोगों का रिस्पांस आया। अच्छा। और बड़ा सही रिस्पांस आया। मैं बिल्कुल 75% लोगों ने बताया कि ये माहिरा खान हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, ये माहिरा खान है। तो आपका सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुआ। इस तस्वीर को शहरबानो मैंने गौर से देखा है और अब तो मुझे भी पता चल गया कि वाकई ये तो माहिरा खान लग रही हैं। क्योंकि बिल्कुल मैंने आपको पहली दफा देखी तब मुझे नहीं समझ आई थी। जब ये आई थी मैंने आपको तभी, हाँ कुछ लोग नहीं बच्चों को देख के समझ पाते, लेकिन मैंने देखते ही कहा था कि इसकी आंखें और नाक पे गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी ये कौन है। तो व्यूअर्स अब हम आपको बिल्कुल आज की तस्वीर दिखाते हैं। तो आज की तस्वीर देखें और पहचाने कि कौन है ये बच्चा। और ये बच्चा भी एक सेलिब्रिटी है, जानी मानी सेलिब्रिटी है। सुरमा तो बहुत अच्छा लगाया हुआ है और आगे ताबीज पहना हुआ है। ये बस पता नहीं, क्या ऐसा ही कुछ है। और मोटी मोटी आंखों वाला बच्चा। लेकिन इस बच्चे से एक मैं आपको हिंट देती हूँ कि ये मेरे ख्याल से 70s वाला बच्चा है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, उससे पहले वाला बच्चा है। सारे हिंट ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, आप देखें फिर इस एज में कौन सा सेलिब्रिटी से मिलता है। सारा क्विज आसान कर देती है, फिर लोगों के लिए बड़ा मेरे अपने लोग हैं, मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं कि ये कंपटीशन बने ना, थोड़ा लोग अपनी तरफ से रिसर्च करें। और व्यूअर्स आपने व्हाट्सएप करना नहीं भूलना, हमारे फेसबुक पेज पे जाके कमेंट करना नहीं भूलना, बल्कि उसको शेयर भी करें। ज्यादा से ज्यादा इनाम मिलेगा। बिल्कुल, अगर आपने सही जवाब दिया आप शामिल हो जाएंगे हमारे लकी ड्रॉ में। और फिर एंड ऑफ द वीक हम अपना हमेशा की तरह विनर भी अनाउंस करते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर आप कमेंट्स कर सकते हैं और शेयर करें हमारी वीडियो को। उसके बाद आपको इसको फॉलो करवाना होगा अपने 3 दोस्तों से और उसके बाद आपका नाम लकी ड्रॉ में आ जाएगा अगर आप सही जवाब देते हैं तो।
तो चोरी वोरी आपने नहीं करनी, कहीं से आपने रिसर्च नहीं करनी, बच्चे की तस्वीर डाल के कहाँ से आया। तो चोरी से एक वारदात, बड़ी अनोखी वारदात सामने आई, मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ कि चोर अक्सर मुंह की भी खा लेते हैं, उनको हमने देखा है अक्सर मार कुटाई भी होती है, कुछ मकामात पे शर्मिंदा भी हो जाते हैं। तो भारतीय रियासत जो है ना बिहार में एक दिलचस्प वाकया पेश आया। एक चोर ने ट्रेन की खिड़की से मुसाफिर का फोन उठाने की कोशिश की, तो फिर देखिए मुसाफिर ने उसको पकड़ के क्या दुर्गत बनाई। इसकी वीडियो चेक करें, वो साथ ही लटका हुआ है, तो छोड़ ही नहीं रहा ना वो। ये वैसे इलाज भी हुआ इस चोर का, वो खिड़की से ना फोन उठाने लगा था और जान से गया ये। अगर वो खुदा ना खासा आगे से कोई चीज आके भी लग सकती है, नीचे गिर सकता है। जो इतलात हम तक पहुंची है ना, लोगों ने इसको बचाया है, लेकिन इस भाई को फेंटी तो चंगी पड़ी है। लेसन भी मिल गया। वीडियो से बिल्कुल ये वाजे हो गया है, आइंदा नहीं ये इस तरह की हरकत करेगा कि भाईजान के खिड़की में किसी का भी फोन पड़ा है तो चलो जी चौक के नाच जाओ। फोन इस तरह नहीं हो सकता। चोरी करना बुरी बात है, जितना आपके पास है उसमें खुश रहें। और मैं बिल्कुल टीचर की तरह समझा रही हूँ और ये लेसन बहुत अच्छा मिल गया इनको। लेकिन ये वीडियो फनी भी बहुत है। छोड़ भी देता ना वो शख्स, तो ये हो सकता था कि ट्रेन के नीचे आ जाए। लेकिन बहुत अच्छा किया जिसने भी किया, बहुत अच्छा किया। उसने चोर को सही लेसन दिया भाईजान, दुर्गत बनाया नहीं कर सकते। उन्होंने मेरे ख्याल से मार कुटाई से ज्यादा अच्छा ये लेसन दे दिया है कि उसने उसकी हाथ को पकड़ लिया खिड़की के साथ और वो लटका रहा है। अब वो ट्रेन जब चली है तो समझ गई। इवन यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक में भी इस तरह के मामला होते हैं कि गाड़ी के डैशबोर्ड पे अगर आपका फोन पड़ा है या आप फोन यूज कर रहे हैं, सुन रहे हैं और ट्रैफिक ब्लॉक है, आपका ग्लास नीचे है, तो खींच कर वो इतनी स्पीड से भागते हैं कि आपको नजर नहीं आते फिर वो कहाँ जाते हैं। तो आप लोग भी इस बात का ख्याल रखें, जो मुसाफिर हैं, जो ट्रेन में सवार हैं या फिर किसी गाड़ी में हैं, कार में बैठे हुए हैं, तो आप जब भी फोन से सेल्फी लें या फोन अपने कान के साथ लगाएं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि इस तरह के झपटने वाले चोर भी मार्केट में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और आपका फ़ोन लेकर 1 सेकंड में गायब हो सकते हैं। तो इस आदमी की किस्मत अच्छी थी, तो सेकंड्स में वो पकड़ा गया। तो मोबाइल फोन भी बहुत मुश्किल हो चुके हैं। मोबाइल फोन का चूंकि जिक्र हो रहा है तो मोबाइल फोन से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे ज़हन में आई, और वो ये कि हम सबकी तो अब आदत है कि रोजाना की बुनियाद पर हम घंटों जनाब अपने मोबाइल फोन पर जो है इस तरह से वेस्ट कर देते हैं टाइम अपना। आइसलैंड की एक कंपनी है जी, और उसने मोबाइल से 1 माह दूर रहने पर एक अनोखी ऑफर लगा दी है। अच्छा जी बिल्कुल, और सेजिडेरी इस कंपनी का नाम है। इन्होंने डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम पेश किया है। उन्होंने कहा जी कि 1 माह तक आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, और जो 10 खुशनसीब ऐसे अफराद होंगे उन्हें $10,000 कैश और इसके अलावा दीगर इनामात दिए जाएंगे। हाँ जी, अब आपने इतना अरसा फोन को आदि लगाना, फिर 10 दिन का है ना उन्होंने, 10 दिन फोन इस्तेमाल मत करें, $10,000 दिए जाएंगे। और $10,000 के लिए तो भाई बंदा 10 दिन क्या 10-20 दिन फोन छोड़ सकता है, उसके बाद फिर बंदा इंजॉय करे $10,000 लेके। तो ख्वाहिशमंद जितने भी अफराद हैं 31 जनवरी तक कंपनी के साथ रहेंगे। अपने व्यूवर्स को डॉलर्स भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन ये आइसलैंड की कंपनी है तो ये आइसलैंड वालों के लिए ऑफर है। मेरे ख्याल से वेबसाइट पर जाकर दरखास्त पहले देंगे, उसके बाद फिर सिलेक्ट होंगे, फिर उनकी मॉनिटरिंग होगी प्रॉपर। ये लोग जैसे $10,000 एक बड़ी अमाउंट है। रियलिटी शोज देखते हैं, कुछ उससे मिलती जुलती चीज होगी कि आप कोई रास्ता नहीं, कोई चीज नहीं आपको दी जाएगी, ना लैपटॉप ना मोबाइल, दुनिया से आप दूर रहेंगे। ये $10,000 ना 1 माह दूर रहने पे मिले, तो पूरा महीना अपने फोन को हाथ में लगाना। लेकिन कितनी अच्छी बात है अगर पूरा महीना आप एक सुकून में भी रहेंगे। कोई ऐसी मेरे ख्याल से पहाड़ों पे ले जाएं या किसी ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ नेचर के करीब ये लोग रहें, वहाँ पर ऑर्गेनिक लाइफ जिए। हम लोग ये खबर शेयर भी इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी अगर कोई कंपनी ये देख रही है तो उनको भी चाहिए कि पाकिस्तान में भी कोई मोबाइल डिटॉक्स ऑफर निकाले। पाकिस्तान में तो बस यही ऑफर्स मिल रही हैं कि इलेक्शन में हमें जितवाएं तो मोबाइल फोन लेकर जाएं। अब पता नहीं वो वादे वफा होंगी या नहीं होंगे, ये तो हमारे सियासतदान ही जानते हैं। तो अच्छा खैर बानो, आपको पता है कि इंसान सबसे बेहतरीन अंदाज में अपने जज्बात का जो इजहार है वो किस तरह कर सकता है? ज़बान से। एग्जैक्टली। और जुबानों की कितनी किस्में, ये तो आपको पता ही होगी, दुनिया में कितनी ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं? हाँ जी बिल्कुल, एक अंदाजे के मुताबिक 7,000 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। लेकिन आपको ये पता है सबसे ज्यादा बोली जाने वाले कौन सी जुबान? आई थिंक इंग्लिश। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, और हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि दुनिया भर में 1,42 करोड़ अफराद 1,42 करोड़ अफराद अंग्रेजी नेशनल लैंग्वेज के तौर पर बोली जाती है ना इंग्लिश। आप कहीं पे भी जाएं आपको इंग्लिश स्टैंडर्ड रख दिया गया है कि आपको आना चाहिए। पॉपुलेशन का एडवांटेज है क्योंकि इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है। इंडिया में भी जो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है आई थिंक दैट्स इंग्लिश। इसके अलावा ब्रिटेन, यूएस और एक्सेंट्स तो है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान इंग्लिश है। दूसरे नंबर पर चीनी जबान है जिसे 1 अरब और 11 करोड़ अफराद बोलते हैं पॉपुलेशन की वजह से। अगेन पॉपुलेशन एडवांटेज है। और हिंदी तीसरे नंबर पर है जी, क्योंकि इंडिया की ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है आबादी।
हिस्पानवी जो ज़बान है वो चौथे नंबर पर है। अरबी ज़बान कितने नंबर पर है? 5वें नंबर पर। ओके, फ्रांसीसी छठे नंबर पर है और बंगाली ज़बान 7वें नंबर पर है। आप मुझे अगर ये बता दें कि उर्दू ज़बान किस नंबर पे है तो आपको इनाम। 20+। आपका जवाब गलत हुआ व्यूअर्स। हम अपने नाजरीन को बताते हैं कि उर्दू ज़बान कितनवें नंबर पर है। तो 27वें नंबर पर है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि रूसी ज़बान 8वें नंबर पर है, पुर्तगाली 9वें नंबर पर है और जनाब जो हमारी ज़बान है उर्दू वो 10वें नंबर पर है। नॉट ओह माय गॉड, आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया भाई, हमारी लैंग्वेज को इतनी भी बात नहीं है। 10वें नंबर पे दुनिया में बोली जाती है। तादाद है इसकी 23 करोड़ और 10 लाख। अपनी ज़बान से प्यार करें, उर्दू ज़बान से इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, इसका इस्तेमाल करें। हाँ, आपकी मादरी ज़बान भी होती है, मदर टंग भी जो होती है हम बोलते रहते हैं, लेकिन हमारी कौमी सही जवाब दे ज़बान देती तो आज मैं वाकई इनाम देने के मूड में था और मैंने बिल्कुल आपको भी नहीं। आपने इससे चाय पहले का तो कप आपको इनाम देना। बहुत शुक्रिया, वो मेरे पास अपना है, मैं अपना चाय का कप ले सकती हूँ, बहुत शुक्रिया। हमारी ज़बान उर्दू जो है वो 10वें नंबर पर है। मेरे ख्याल से भारत की जो तीसरे नंबर पे आई है वो पॉपुलेशन की वजह से है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसी लिहाज से वो जाहिर है वो लोग ज़बान बोलते हैं हिंदी, तो इसलिए वो तीसरे नंबर पर है और हमारी 10वें नंबर पर इसलिए कि हमारी पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन एग्जैक्टली। तो व्यूअर्स यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। बात करेंगे इलेक्शन की। तो आम इंतखाबात में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां हाथ में मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। सियासी अखाड़ा सज चुका है। इंतखाबी मुहिम को 5वां गेयर लग चुका है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कड़ेदार मुकाबले जारी हैं। नवाज शरीफ पीटीआई के खिलाफ बयानियां लेकर चल रहे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को निशाने पर रखा हुआ है और उन्हें मुसलसल चैलेंज देकर कह रहे हैं कि आएं और मुकाबला करें। मगर इलेक्शन की शफाफियत से मुतालिक सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं और प्री पोल धांधली के इल्ज़ाम लगा रही है हुकूमत एक दूसरे पर। और शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इस वक्त इलेक्शन नैब, पुलिस और एंटी करप्शन लड़ रहे हैं। ये मुतनाज़ इलेक्शन है। मौजूदा इलेक्शन में मकसद बन चुका है। मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा ये इलेक्शन। तो इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब। अदनान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सर। अदनान साहब, ये भी इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठा दिया सियासी जमातों ने, तो क्या लगता है आप इंतखाबात पहले ही मशकूक हो गए? ये तो बड़े अनोखे किस्म के इलेक्शन हो रहे हैं। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल की हैसियत रखते हैं पाकिस्तान के इलेक्शन। जमहूरियत सब इंतजार कर रहे हैं। एक बड़ी पार्टी को तो आउट ही किया हुआ है और जो आज़ाद उम्मीदवार उनके लड़ रहे हैं उनको भी पुलिस रेड कर देती है, उनको जलसे नहीं करने देती। दफ़ा 144 का नफाज है तो उनके दफातर में तोड़ फोड़ की जाती है। बहरहाल अब मुकाबला तो है पंजाब में नून लीग और आज़ाद उम्मीदवारों में, सिंध में मुकाबला पीपल्स पार्टी का और जीडीए का और आज़ाद उम्मीदवारों का और एमकेएम है वहाँ पर। केपी में भी पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार और दूसरी जमातें मुख्तलिफ, जेयूआई ये वो। अब देखना ये है कि ये आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई के हैं ये कितनी सीटें जीत सकते हैं। आम ख्याल है कि 60-70 के करीब सीटें ये जीत सकते हैं, लेकिन ये कि अगर टर्नआउट ज़्यादा हो गया 60% या उससे भी ज़्यादा हो गया और बोगस वोटिंग ना हुई, फेयर वोटिंग हो गई तो शायद फिर अपसेट हो जाए, फिर ये ज़्यादा सीटें जीत जाए। और अगर जो कि अभी तक नज़र आ रहा है वो ये है कि शायद 90-100 सीटें नून लीग, क्योंकि पंजाब में बिलावल का आपने कहा ना कि वो बहुत ज़्यादा निशाने पे लिया हुआ है नून लीग को, वो चाह रहे हैं कि पंजाब में से कुछ निकाल लें, लेकिन पीपल्स पार्टी की पंजाब में कोई ख़ास हैसियत नहीं है। चंद सीटें हैं यहाँ पे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है और जो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे उनके ऊपर कोई एंटी करप्शन ने खदशात हैं कि पर्चे दर्ज किए हुए हैं, तो उन पर्चों को इस्तेमाल किया जाएगा उनकी वफादारियाँ लेने के लिए। कुछ इस किस्म के खदशात और ख़तरात हैं, हो सकता है झूठी हो लेकिन इल्ज़ामात ऐसे हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान की तारीख के अनोखे इलेक्शन है जिसमें एक पार्टी अपने इलेक्शन सिंबल से महरूम हो चुकी है, उसके आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं। अगर पीपल्स पार्टी पंजाब से चंद सीटें जीतने में कामयाब हो जाती हैं तो बिलखसूस अगर NA 127 से बिलावल जीतते हैं सीट तो ये कोई बड़ी विन, मेजर विन होगी? नहीं, एक सिंबॉलिक वैल्यू होगी उसकी कि अगर फ़र्ज़ करें आसफा डोर टू डोर कैंपेन चलाएं तो वो जीत भी सकते हैं। और पीटीआई भी थोड़ी सी नरमी करे वहाँ पर उनके साथ कि चलो थोड़ा मैदान में देखते हैं। लेकिन इमरान खान जो हैं या बानी पीटीआई जो हैं उन्होंने कहा है कि पीटीआई हमारा पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। और वो इस मूड में नहीं है कि किसी भी पार्टी से यानी नून लीग से या पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करें। पीपल्स पार्टी को है 50-55 सीटें टोटल बिलावल मिल भी तो सकती यही कह रहे हैं कि मैं किससे इत्तेहाद नहीं करूंगा।
लेकिन हाँ कह रहे हैं ना, लेकिन हो सकता है कि वो इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं नून लीग पे कि साढ़े नल मुक्को। तो फिर मुक्को ये है कि मेरे वालिद साहब सदर बने, आसिफ जरदारी को प्रेसिडेंट बनाओ और फिर जो है लेकिन इलेक्शंस में जो प्री पोल धांधली की आवाजें उठ रही हैं, ये इलेक्शन कमीशन क्यों ये तासुर खत्म करने में नाकाम है अभी तक? जब आप एक बड़ी पार्टी को निकाल देंगे मैदान से तो फिर आवाज़ें तो उठेंगी और उनको इस बात का कोई एहसास नहीं है। लेकिन ये कि इलेक्शन की साख मुतासिर हुई है, क्रेडिबिलिटी मुतासिर हुई है और बाज़ लोगों का ख्याल है कि इसके बाद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम शायद ना आ सके। क्योंकि जब एक बड़ी पार्टी मैदान में ना हो और वो स्टेक होल्डर ना हो तो सिस्टम कैसे स्टेबल हो सकता है। लेकिन अल्लाह करे कि कोई पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई के दरमियान अगर कोई मिसाक हो जाए, कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए तो मुल्क सियासी इस्तेहकाम के रास्ते पे चल सकता है। अब देखना होगा कि इक़्तिदार में आने के बाद जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है उसकी पॉलिसी क्या होती है। वो कोई मुफाहमत की तरफ जाते हैं या वो दोबारा महाजराई और एक दूसरे की टांगे खींचने की तरफ। नून लीग की अगर बात करें तो 266 हलकों में से उन्होंने 50 हलकों को बिल्कुल ही खाली छोड़ दिया है, सिर्फ पंजाब को फोकस किए हुए हैं। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि केपी में उनकी खास प्रेजेंस नहीं है। बलूचिस्तान में वैसे ही किसी पार्टी की कोई खास प्रेजेंस नहीं होती। हो सकता है वहाँ से 2-3 सीटें उन्हें मिल ही जाएं, लेकिन ये कि पंजाब की 141 सीटें हैं, अगर उनमें से वो 100 के करीब सीटें जीत जाएं तो फिर वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। इसलिए उनका फोकस पंजाब में। नून लीग बेसिकली पंजाब की जमात है, पीपल्स पार्टी सिंध की जमात है और किसी हद तक कश्मीर की। पीटीआई जो है वो उसकी जड़ें जो थी वो केपी और पंजाब और कराची में थी, लेकिन उसको वैसे ही आउट कर दिया गया मैदान से। अदनान साहब, अभी आपने बानी चेयरमैन के एक बयान का हवाला दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि वो किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं बनाएंगे किसी भी सियासी जमात से। तो 1-2 दिन पहले ही जब वो अडयाला जेल में उनकी पेशी थी केस को लेकर, तो तभी एक और बयान भी उन्होंने दिया और वो ये कि वो सियासी जमातों के साथ बैठने के लिए भी राजी थे, बातचीत करने के लिए भी राजी थे। हाँ, वो कहते हैं कि शफाफ इलेक्शन कैसे हों, इस पॉइंट पे मैं उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूँ कि इलेक्शन जो है साफ शफाफ हो जाए। लेकिन अब जैसे कि इलेक्शन वन साइडेड हो रहे हैं, बिल्कुल उनकी पार्टी को आउट ही कर दिया गया है, निशान से महरूम कर दिया गया और मज़ाक़ा खेज़ निशानात उनके उम्मीदवारों को, आज़ाद उम्मीदवारों को दे दिए गए हैं। तो अब वो बातचीत का दरवाज़ा तो बंद ही हो गया। अब उनके ऊपर फ़र्द जुर्म भी मुख्तलिफ़ मुकदमात में आयद हो रही है और वो बहुत तेज़ हो गई है उनकी समात। तो आम अंदाज़ा यही है, हो सकता है गलत हो, कि 8 फरवरी से पहले किसी मुकदमे में उनको शायद सज़ा भी हो जाए या कम से कम ये कि केस उस एडवांस सतह पे पहुंच जाए कि उनको जल्द ही फरवरी में किसी मुकदमे में मजीद सज़ा। अदनान साहब, इसका कितना फ़ायदा हो सकता है पीटीआई की जब बात करते हैं, क्योंकि अगर इलेक्शनों से पहले बानी चेयरमैन को कोई बड़ी सज़ा दे दी जाती है तो फिर अवाम क्या रिवेंज के उस मोड में आके कोई वोट डालने बड़ी तादाद में निकल सकती है? कुछ ऐसा बन सकता है तासुर? दोनों बातें हो सकती हैं। एक मजलूमियत भी होती है तो उसमें लोग बहुत से एहसास, उनका ये होता है कि ये मजलूम आदमी तो उसका साथ दो। और ये भी होता है कि जो लोग हवा देख कर चलते हैं, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर को हैं, जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं वो कहते हैं यार रहने दे, उनाना नहीं, इसने तो हुकूमत में आना नहीं, तो फिर आप दूसरी तरफ चलो। क्योंकि लोगों के मुफादात होते हैं, सिर्फ असूल नहीं होते, मुफादात भी होते हैं। सब शाहिद खकान अब्बासी कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है ये इंतशार लेकर आ रहे हैं, तो ये मुल्क के लिए सही नहीं है। तो क्या लगता है इलेक्शन के बाद कोई अदम इस्तेहकाम आ रहा है मुल्क? नहीं, अब कोई डेफिनेटली बात तो नहीं की जा सकती। अब इस पे डिपेंड करता है कि जो हुकूमत बनती है उसकी पॉलिसी क्या है। अगर वो मुफाहमत की तरफ जाती है तो फिर हो सकता है कि इस्तेहकाम का कोई सूरत पैदा हो जाए। लेकिन अगर वो महाजराई को बढ़ाती है और कहते हैं तुम दो मुखालफिन को, जैसे कि एक पार्टी के से मुंसलिक जो दानिश्वर और सहाफ़ी हैं उन्होंने तो लिखा कि इनको रगड़ दो बिल्कुल। तो अगर वो ऐसी पॉलिसी बनाएंगे तो फिर अदम इस्तेहकाम। मुझे लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर पीटीआई को मसनूई तरीके से बाहर रखा गया हुकूमत से, उससे मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा, उससे अदम इस्तेहकाम बढ़ सकता है। वैसे अदनान साहब, एक जनरल क्वेश्चन एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के आपने भी जितनी तारीख पढ़ी, हमने भी, आपने तो आई एम श्योर विटनेस भी किया, आप जितने टाइम से आपने रिपोर्ट किया, 34 साल हो गए बिल्कुल रिपोर्ट करते हुए सारे मामला। तो अदनान साहब, 2/3 मेजॉरिटी के साथ किसी भी जमात का आना कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के इस्तेहकाम? देखें, ये तो ख्वाहिशात है ना कि 2/3 हो जाए। पाकिस्तान के जो प्रोफाइल आप देखें कि सिंध, बलूचिस्तान, केपी, साउथ पंजाब और शुमाली जनूबी पंजाब, इन 5 इलाकों के प्रोफाइल अलग अलग हैं और इनकी सियासी डायरेक्शन। पाकिस्तान एक वफाक है जिसमें मुख्तलिफ इलाकों की अपनी अहमियत है, वफाकी इकाइयों की अहमियत है।
तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई फेयर इलेक्शन ऐसा हो कि जिसमें 2/3 अक्सरियत कोई हासिल कर जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती, तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शंस में होती, तो ये दावा भी किए जा रहे थे कि वो 2/3 से अक्सरियत से जीत सकती है। केपी और पंजाब, सिंध में नहीं, क्योंकि सिंध में जो सिंधी अंदरून सिंध के इलाके हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ उनका है, जी वो नहीं लगता। हाँ, अलग अचानक कोई तब्दीली आ जाए मैं कह नहीं सकता, लेकिन जब से पाकिस्तान बना है सिंध की एक खास डायरेक्शन है, वो उससे हटते नहीं है। उन्होंने कभी किसी ऐसी पार्टी को वोट दिया नहीं है वो। जी, तो जो कराची में अलबत्ता इनकी है, और कराची में इनकी लीडरशिप जो है सब छोड़ के भाग गई, इमरान इस्माइल, अली जैदी, ये वो, तो अब वहाँ पे पार्टी मुंतशिर है। इंतशार का या तो ये कि उनके बानी पीटीआई होते, खुद कैंपेन करते जाते, तो फिर मामला हाँ एक भारी अक्सरियत तो वो ले सकते थे, लेकिन जिस तरह की पाबंदियां अब उनकी पार्टी पर लग गई हैं, तो ये तो चांस सब खत्म। हमने एक एस्ट्रोलॉजर को लिया था और वो कह रहे थे कि जो मरियम नवाज है ना, उनके सितारे बड़े बुलंद नजर आ रहे हैं। वो पंजाब में वजारत आला की उम्मीदवार हैं। अगर नून लीग जो है उसकी अक्सरियत हो गई या अक्सरियत के करीब आ गए, तो फिर वो मखलूत हुकूमत जो बनेगी उसमें मरियम ही वजीर आला पंजाब होंगी। वो इसके लिए बिल्कुल तैयार बैठी हैं। वजीर आजम के लिए नवाज शरीफ, वजारत आला के लिए मरियम, और मरियम जो हैं, और नून लीग ये चाहती है कि हमें पंजाब की भी हुकूमत मिले और वफाक की भी। अगर पंजाब की ना मिली तो हम वफाक की नहीं लेंगे। अच्छा, और उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ एंड फैमिली साइडलाइन हो जाएगी। वो हो गई है शहबाज, इसीलिए आपको हमजा नजर नहीं आ रहे हैं ना बिल्कुल जलसों में, और एक प्रोमिनेंट रोल को प्ले करते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि पंजाब जो है वो मरियम को देने का फैसला हो चुका है, तो वो पीछे हट गए हैं, पस मंजर में चले गए हैं। वो क्यों मेहनत इतनी करें जब उन्हें कुछ मिलना ही नहीं है। शहबाज शरीफ भी एक वजीर के तौर पर काम करेंगे नवाज शरीफ के। ये भी एक बड़ी खबर है अदनान साहब कि आपने कहा कि वजीर आला की हाँ मरियम नवाज का ये फैसला नून लीग कर चुकी है, नवाज शरीफ कर चुके हैं कि मरियम नवाज जो है वजीर आला पंजाब। थैंक यू सो मच अदनान साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। तो व्यूअर्स ये थी जी इंतखाबात को लेकर जो ओवरऑल सिचुएशन है उस पर हमने तज्जिया लिया। अदनान नादिल साहब का यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। व्यूवर्स, मुल्क में नफ्सियाती मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हर दूसरा शख्स हमें परेशान नज़र आता है। कोई बीमारी की वजह से तंग है, कोई बेरोज़गारी का शिकार है, कोई मकरूज़ है, कोई ज़हनी तनाव का शिकार है, और फिर कुछ लोग तो इस एक्सट्रीम तक चले जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं। ऐसी रोज़ाना की बुनियाद पर ख़बरें भी हमारे सामने आती हैं। तो क्यों लोगों में पॉजिटिव सोच की कमी है? क्यों मुश्किलात को हैंडल करना, उनका मुकाबला करना दिन ब दिन मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है? नफ्सियाती मसाइल किस तरह बढ़ रहे हैं, इनसे बचना कैसे, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट मौजूद है, हमारे नफ्सियात वजीहा ज़फ़र साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। वजीहा, कैसी हैं आप? और हमें बताएं कि नफ्सियाती मसाइल जो हैं क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इलामात क्या होती हैं, अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है कि हमारे साथ जो शख्स मौजूद है इसमें कोई नफ्सियाती इशू है? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो टॉपिक है डेफिनेटली अब इसलिए भी इतना ज़्यादा इस पर बात की जा रही है क्योंकि हम आए रोज़ गुजरते दिनों के साथ देख रहे हैं न्यूज़ में, अपने इर्द गिर्द माहौल में, इन्वायरमेंट में इस तरह की खबरें देखने को सुनने को मिल रही हैं जिसमें लोग सुसाइड या डिप्रेशन, एंजाइटी की बहुत बात कर रहे हैं। अब इसमें अगर देखा जाए, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, क्लाइंट्स भी आते हैं तो ये सवाल करते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। क्लाइंट को खुद भी एट टाइम्स नहीं आइडिया हो रहा होता, उसके सिम्टम्स इस हद तक पहुँच चुके होते हैं, लेकिन मरीज़ को, क्लाइंट को आइडिया नहीं होता है। अब उसमें आपने पूछा कि क्या अलामात होती हैं। अलामात से पहले मैं एक चीज़ इस पर भी आऊँगी कि ये क्यों बढ़ रहा है। बढ़ इसलिए रही है ये चीज़ें क्योंकि हमारे जो एक होता है इन्वायरमेंट, एक होता है हमारी जीन्स। पहले ज़माने में जेनेटिकल जो है डिसऑर्डर ज़्यादा वो आ रहे होते, जेनेटिकल रीजंस की वजह से ज़्यादा आ रहे होते थे, इसीलिए इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलते थे। अभी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं। इसके अलावा कुछ स्ट्रेसर्स ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके हैं वो भी बहुत ज़्यादा हमने मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड बना दिए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ज़रूर कोट करूँगी कि OCD एक डिसऑर्डर है जिसमें आप कोई भी चीज़ रिपीटेडली करते हैं। ये मोस्टली जीन्स में जेनेटिकल इसके रीज़न ज़्यादा होती हैं। लेकिन आजकल आप ये देखें कि हम क्या करते हैं, अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, अगर फोन पड़ा है तो हम उसको 10 मिनट में को 50 बार देख रहे होंगे, तो ये भी तो रिपीटिशन है ना। ये तो हम सब में मसाइल है, ये तो मुझे अपने आप में भी नजर आता है। यस, तो इस तरह के जो हमारे पैटर्न
है ना, ये हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ को, हमारी ब्रेन के केमिकल्स को अफेक्ट करते हैं, हमारी माइंडफुलनेस को अफेक्ट करते हैं। अब ये रही बात सुसाइड की, रही बात हम डिप्रेशन एंजाइटी की बात करें, तो सुसाइडल रेशो इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि हमारे वही केमिकल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले ये चीज़ देखी जाती है कि कोई मूड डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई बाइपोलर डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो नहीं है, क्योंकि इन डिसऑर्डर्स में केमिकल इम्बैलेंसेस ज़्यादा होते हैं। अब दूसरी तरफ जी आप वैसे ये बताइएगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि जो इन टर्म्स को ना समझ पाए, केमिकल इम्बैलेंस या मूड डिसऑर्डर समथिंग, ये बहुत मुश्किल टर्म्स है ना, तो ये बताएं कि ऐसी कौन सी सिम्टम्स हैं कि जो किसी को महसूस हो तो वो समझ जाए कि जी अब मुझे ना डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए अगर ऐसा महसूस होता है तो? बिल्कुल, मैं इसी पे आने वाली थी कि इसमें सिंपल इज़ दैट कि अगर आप अपने घर में किसी फ़र्द को देखते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा जिसके अंदर बहुत एनर्जी आ रही है, आपको लग रहा है कि इसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा खुश रह रहा है, मूड इम्बैलेंस हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा खुशी में भी ये चीजें होती है, बहुत ज्यादा खुश रहने से आपका मूड इम्बैलेंसेस आ रहे हैं ना, आपका मूड आपको लग रहा है कि आप देखते नहीं, हम कहते हैं कि ये तो हंसी खुशी खाना खा रहे थे हम, ये तो कॉफी पी रहा था, ये तो यस, और इसने जो है ऐसा कैसे कर लिया, ये तो बड़े आराम से बैठा हुआ था। लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दो मूड्स हैं, या तो मूड बिल्कुल हाई चला जाएगा, ठीक है, या तो मूड बिल्कुल लो हो जाएगा, कमरे से बाहर नहीं निकल रहे, आप ये देख रहे हैं कि आपके घर में कोई फर्द है, आपकी बेटी बेटा भाई, कि वो ये कह रहा है कि मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरा कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, मेरा मरने को दिल, सुसाइडल जो है अटेम्प्ट्स की तरफ जा रहा है। ये वो साइंस हैं हाईज और लोज की हम बात करते हैं, जो इम्बैलेंस की मैं बात करी थी। इन हाईज और लोज में ये होता है कि जब आपको लग रहा है ना कि आपके घर का या आपके इर्द गिर्द का जो फर्द है, इसका बिहेवियर यूजुअल बिहेवियर से बिल्कुल चेंज हो रहा है, तो तब ये बहुत बड़ी अलामत होती है। ये दो जो साइंस हैं बहुत बड़ी अलामत होती है। बिल्कुल वजह, जैसे कि के जो माहौल हम देख रहे हैं, जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है और मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हर दूसरा शख्स इस वजह से भी डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है। तो हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए, मतलब अगर टेंशन आती है या एंजाइटी हो रही है, उसको किस तरह से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं? कोई ऐसी कोई एक्सरसाइज है या ऐसा कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे हम अपने माइंड को पॉजिटिव रखें? अच्छा, इसमें मैं वो चीज़ें शेयर करूँगी। एक ये है कि आप रियलिस्टिक बेस अगर चीज़ों को देखेंगे जो आप हैंडल कर सकते हैं, हमारा माइंड ना बहुत ज़्यादा आगे की तरफ जाता है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाता है, या मैं पहले ऐसे कमाता था, अब मुझसे बैलेंस नहीं हो रहा, या मैं आगे क्या करूँगा। तो ये थॉट्स जब आपको देखिए, सेहत है सब कुछ है, या मैं पीछे रह गया हूं, मेरे साथ वाले बहुत आगे निकल गए हैं, यस, ये जो कंपैरिजन है पास्ट का और फ्यूचर का, इसके ऊपर वर्क करें। और दूसरा, आपने जो एक्सरसाइज की बात की, एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा जो ज़हनी तवाज़ुन है ना, वो बिगड़ता है रात के टाइम। यूजुअली आप देखिए, हमारा जो रात का टाइम है उसमें जो हमारे ख्यालात रहते हैं, सुबह हम इसीलिए उठते हैं तो हमारा मूड डाउन होता है, हम उसी माइंडसेट के साथ उठते हैं जिस माइंडसेट के साथ सोए होते हैं। तो मैं एक एक्सरसाइज ज़रूर ऐड करूँगी कि जब भी आप सोने लगे, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, थॉट्स टॉपिक, NLP की बहुत सारी, ये मैं वो टर्म यूज़ करें जो गूगल पे मिल जाती हैं, इनमें एक्सरसाइजेज हैं, वो एक्सरसाइजेज जो आपके जहन को काम डाउन करती हैं। एक सिंपल एक्सरसाइज अगर मैं बताऊं तो अपने जहन को रोकने के लिए एक बैकवर्ड काउंटिंग पैटर्न मैं क्लाइंट्स को कहती हूँ फॉलो करें, जिसमें आप 100 से 1 तक काउंट कर लें। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कुछ मीठा खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, इन चीज़ों से फिर आपका और जहन ख़राब होता है। इसमें बेस्ट ये होता है कि आप या तो किसी से बात कर लें जो आपको समझता है, उससे बात कर लें, सोने से 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले। यूजुअली फ्रेंड्स भी होते हैं, कलीग्स भी होते हैं जिनसे आप डिस्कस कर रहे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने देखना है क्या नहीं करना है। मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें जो कॉफी मैंने इसमें एक चीज़ किया खुद भी, अब इस तरह के लोगों से बात करके भी इस बारे में, तो ये कहा जाता है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। जैसे आपने बोला कि लोगों से बात करें उसी टॉपिक पे, तो कई दफ़ा जब आप खुद डिप्रेस हुए होते हैं तो आप उसी टॉपिक को छेड़ते हैं तो आप और डिप्रेस हो जाते हैं, साथ वालों को भी डिप्रेस करते हैं। तो इससे कैसे निपटना है? और दूसरा इसके साथ कनेक्टेड सेकंड क्वेश्चन है, इसके मोबाइल को देखते, मीम्स देखते, स्टोरीज देखते सोना, ये कितना डेंजरस है? ये जो आपने पहली वाली बात की है ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ मसला बोलते रहते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं ना, हम शेयरिंग क्या होती है, आप शेयर करके कोई हल निकालें, साथ वाले का पर्सपेक्टिव ले। लेकिन अगर आप इसी माइंडसेट से बात कर रहे हैं कि आप 1 साल से एक ही इशू पे बात सेम तरीके से कर रहे हैं और उसका कोई हल नहीं निकाल रहे, तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है, उसमें आप फिक्स हो जाते हैं, आप खुद को विक्टिम समझने लगते हैं कि मैं ही मजलूम हूँ। उसमें फिर क्या होता है कि आप उस मसले से बाहर नहीं निकलते। आप जब किसी से बात करें तो आप जहन में ये एक एक्सपेक्टेशन अपने लिए रखें कि मुझे इसका हल निकालना है, मुझे किसी दूसरे का नज़रिया लेना है इसके ऊपर, राइट। अब दूसरा, आपने जो बात की मीम्स के हवाले से, तो उसमें क्या है कि जो भी हम वीडियोस देखते हैं हमारी इमोशनल ट्रिगर्स करती हैं। हम ऐसी वीडियोस देख रहे हैं जिसमें किसी का मर्डर है, हम सुसाइड के ऊपर देख रहे हैं, ये हम एक तरफ शादी की
वीडियोस देख रहे हैं, तो हमारे मूड जो है ना, मूड स्विंग्स होते हैं, एक तरफ आप खुश हो रहे हैं, एक तरफ आप उदास हो रहे हैं। जब आप इस कंडीशन के साथ सोते हैं तो आपकी बॉडी जो है ना वो आप ऐसे अलर्ट जोन में सोती है। वो जब अलर्ट जोन में सोती है, अटेंटिव होकर सोती है, तो जब सुबह उठते हैं तो आपका जो नींद का साइकिल है वो डीप स्लीप का नहीं होता है, आप अटेंटिव होकर सोते हैं, इसीलिए सुबह हेडेक होता है, चिड़चिड़ापन सुबह उठ के हो रहा होता है। एग्जैक्टली ये आपने बताया। और दूसरा जिया ये भी बताइएगा कि आजकल बच्चों में जो यंगस्टर्स हैं उनमें ये केसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है और कैसे काउंटर किया जाए, पेरेंट्स क्या करें अपने बच्चों के लिए? अच्छा, जो अंडर 15 है क्या वो भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं? ये सवाल भी साथ में है। यस, और बहुत केसेस आ रहे हैं क्लिनिक में। मैं दो चीज़ें दोनों के पेरेंट्स के और बच्चों के वाले से ऐड करूंगी। बच्चे भी जो हैं पेरेंट्स की जो है कंट्रोल को पसंद नहीं कर रहे, और पेरेंट्स भी बच्चों को फुल आज़ादी दे रहे हैं कि हमारी तो सुनते ही नहीं है। इन दो पैटर्न्स ने ना तबाही की है हमारी जनरेशन की, क्योंकि बच्चे जो हैं स्क्रीन के हाथों पर चले गए, बच्चे जो हैं ड्रग्स के हाथों में चले गए, बच्चे जो हैं गलत कंपनीज के हाथों में चले गए, बहुत बुरी कंपनी बच्चों की बन जाती है। अब दोनों में बैलेंस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि दोनों अपनी खींचातानी में। बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स बहुत कंट्रोल लेते हैं, पेरेंट्स जो है बच्चे को इस चक्कर में परेशानी के चक्कर में छोड़ देते हैं। देखिए बैलेंस से होता है कि दोनों बैठ के डिस्कस भी करें, और कई हद तक पेरेंट्स अपनी अथॉरिटी जो है बच्चे को एक्सेप्ट करें, और बच्चा भी उस चीज़ पे देखे कि मेरी ये भलाई बुराई है इसमें जिसकी वजह से रोका जा रहा है। तो ये बैलेंस ना होने की वजह से मेरे पास जो केसेस भी आते हैं उनमें मैं ये देख रही होती हूँ कि बच्चा स्क्रीन देख के वर्चुअल फ्रेंड्स बना के बच्चे की मेंटल हेल्थ लिटरली तबाह हो चुकी होती है। डिप्रेशन इसलिए कॉमन है, हमारे टाइम पे पेरेंट्स नजर रखते थे कि हम किन दोस्तों में बैठ रहे हैं, नेबर्स में भी जाना है तो यस नजर कौन सी चीज लेकर आए हैं, कौन सी चीज नहीं लेकर आए, इस पे नजर होती थी। अच्छा, एक और चीज है हम देख रहे हैं वजह कि जो लोग हैं वो ज़्यादातर कंपैरिजन, जैसे पहले भी बात की, कंपैरिजन में पड़ गए हैं। और दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया ने कितना ज़्यादा लोगों का दिमाग ख़राब किया है। सोशल मीडिया हम देखते हैं झूठ है। अगर सोशल मीडिया की लाइव देखें तो हर शख्स बहुत खुश नज़र आ रहा है, हर शख्स इंतहा का अमीर नज़र आ रहा है, और उसको ज़िंदगी में कोई गम नज़र नहीं आ रहा। और शायद वो देख कर भी, फॉलो करके भी हमें ये चीज़ें इफ़ेक्ट करें। अच्छा, मैं इसमें ये भी चीज़ ऐड करूंगी, एक तो वो जो देख रहा है और एक जो है वो जो कर रहा है, लाइक जो प्रेजेंट कर रहा है, आप उसका डिनायल फेस चेक करें, ठीक है? मैं बहुत ऑब्जर्व कर रही होती हूँ। आई एम रियली सॉरी टू से, अच्छा, जो कर रहा होता है वो भी बड़ा डिप्रेशन में होता है। ये वो डिनाइल फेज में होता है, उसने अपना इसी चीज़ को कोपिंग मैकेनिज्म बना लिया होता है कि अच्छा मैं डिप्रेस हूँ, उदास। ये मैंने देखा है, मैं कहीं क्लोज लोगों से भी मिली हूँ जिन्होंने उदास हैं तो वीडियो बना ली कि हम खुश हैं, हम इस चीज़ को कोप कर रहे हैं। हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म खत्म हो चुके हैं। अब हम एक ऐसे सर्कल में हैं जिसमें जो दिखा रहा है वो जो देख रहा है वो दोनों ही सेम पेज पे हैं, राइट? दोनों के ही कोपिंग मैकेनिज्म ऐसे ही हैं कि वो जो देख रहा है उसको तो खैर ज्यादा डबल इफेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी अपनी जो कंपैरिजन स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, आप कोई भी चीज देखते हैं, ये अगर आप कह भी देना नहीं मैं कंपैरिजन नहीं करता, मैं तो खुश होने के लिए देख रहा हूँ, आपका जो माइंड का कंट्रोल अगर इतना ही है तो आप फिर डिप्रेशन में ना जाएं, आप फिर ओवर थिंकिंग में नहीं जाएं। हम इंसान हैं, हमें अपनी कैपेसिटी को देखना है, हमें देखना है कि हमारा माइंड कैसे चलता है। तो जो चीज़ हम देख रहे हैं, जैसे हम खाना सामने पड़ा है, हम कहेंगे देखने से कुछ नहीं होता, हमें भूख नहीं लगेगी, तो इट्स इम्पॉसिबल। आपके सामने मजे मजे के खाने पड़े होंगे तो आपको भूख लगेगी, आपका दिल करेगा। डॉक्टर वज़िया, अब मैं कहूँगा कि अब आप हमारे व्यूवर्स को उम्मीद की किरण भी दिखाएं थोड़ा, और थोड़ी पॉजिटिव बताएं कि इससे निकलना कैसे है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पे करें। अच्छा, इसमें देखिए जो आपने कहा पॉजिटिव होप, इसमें जो सबसे पहले मैं चीज़ ऐड करूंगी ना, हम अपने ऊपर तवज्जो देना शुरू करें और अपने पैटर्न्स को, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को ना हम सेट ऑफ पैटर्न पे रखें। जैसे पहले था ना, पता होता था इस टाइम पे उठना है, ये चीज़ें, प्लानिंग, डिसिप्लिन, एक इन्वायरमेंट होता था, माइंडफुलनेस होती थी, हम प्रेजेंट में चल रहे होते थे। वो चीज़ बहुत कमी आ चुकी है। आप खुद भी अपने दोस्तों में हम खुद अपने अंदर नोट करते हैं, बेचैनी बहुत हो चुकी है। तो उस चीज़ के लिए आप जितना प्रेजेंट में रहेंगे, जितना माइंडफुल रहेंगे, जितना ग्रेटिट्यूड, जितना आप खुदा का शुक्र और अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देख के शुक्र अदा करेंगे, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ क्लाइंट्स को ऐसी प्रैक्टिसेस करते हुए भी देखा और मैंने देखा है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ से कितना इंप्रूव करते हैं। घर में जो खवातीन है उनको लास्ट मैसेज दे दें, क्योंकि वो घरेलू रूटीन तो तकरीबन सेम होती है। उठो, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, साफ सफाई करो या करवाओ, उसके बाद फिर लंच बनाओ, और बच्चों को देखो, हस्बैंड को देखो, इन लॉज को देखो। उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? क्या कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे वो डिप्रेस ना हो?
अच्छा, मेरे पास मदर्स भी आती हैं। डिप्रेशन एक वो स्टेज है जो एंड पे आ जाती है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पाइल अप होती है। आप रोज़मर्रा, जैसे मैंने पहले बात की कि अपने लिए 15 मिनट 20 मिनट ज़रूर निकालें, और वो नहीं है कि डिप्रेसिव ड्रामा देख के निकाल रहे। फीमेल ये भी कहती है कोई डिप्रेसिव ड्रामा देख लिया, कंटेंट दे, यस, तो आप अपने लिए मी टाइम निकालें 15-20 मिनट, जिसमें, क्योंकि आप देखिए मदर्स यूजुअली मुझे आके कह रही होती हैं बच्चे पे चीखते हैं, मैं पता ही नहीं होता, क्योंकि आप खुद से कनेक्टेड नहीं हैं। खुद से कनेक्टेड होने के लिए कुछ भी अपने लिए मज़े का बना लें, कुछ ऑर्डर कर लें, या कुछ अपनी एक्टिविटीज़, अपनी हॉबीज़ रोज़मर्रा ज़िंदगी में लाजमी रखिए। कोई बुक रीडिंग ही हो जाए, इससे आप फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीमेल का एक सेट ऑफ पैटर्न चल रहा होता है जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ। थैंक यू सो मच विजय, आपने हमें बहुत ज़बरदस्त टिप्स दी। और ख़वातीन अपने लिए वक्त और बच्चों का ख्याल रखें, और अपने नौजवानों पर भी नजर रखें कि वो क्या कर रहे हैं। अपने लिए वक्त निकालें, यस, वॉक करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, अच्छा खाना खाएं, अपने और अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारें, और सोशल मीडिया से थोड़ा सा परहेज करें। तो व्यूअर्स यहाँ पे ब्रेक शामिल करते हैं, इसी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वाह वाह वाह, ये समझ नहीं आई मुझे, शादी का शूट था, कोई शॉर्ट मूवी थी, मैंने क्या शहर बनो, ये क्या था वैसे? ये शादी का ही शूट है जनाब, और हमने इससे पहले बड़े इससे पहले बहुत शूट्स देखे हैं, और ये सबसे मुनफरिद और अनोखा शूट है जिसमें दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को ही फायर मार रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है। तो जनाब जिनकी ये शादी थी, जिनका ये शूट था, वो हमारे साथ मौजूद हैं, हिबा और हमदान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मुझे ये बताएं कि ये शूट करने का मकसद क्या था, आइडिया कहाँ से आया? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये वलीमा रिसेप्शन था, शादी नहीं थी। और दूसरा जो है, ये शूट का आइडिया ये मेरे फोटोग्राफर उफान तुर्क का था। अच्छा। क्योंकि उसने ही ये जो है डिफरेंट स्टाइल में जो है फोटोशूट हमारा किया था, सोबर स्टाइल में भी था, फिर उसने कहा माफिया स्टाइल में भी, क्योंकि आपका जो है माफिया ड्रेसिंग आपने की हुई है, तो थोड़ा सा पबजी स्टाइल में करते हैं, अगर आपको मसला नहीं हो। मैंने कहा मुझे क्या मसला हो सकता है, आप करिए, जो करना है आपको करिए। फिर उसने मुझसे परमिशन ली कि मैं अपने पेज पर लगा दूं। मैंने कहा आप लगा दीजिए। तो मुझे पता ही नहीं था लोगों को इतना पसंद आ जाएगा, लेकिन इट इज व्हाट इट इज। ये सारा क्रेडिट उनको ही जाता है, उफान तुर्क को। जी, एक्सप्रेशन जी क्या कह रही हैं, दोबारा बोलिए। मैं पूछ रही हूँ एक्सप्रेशंस कैसे आप लोगों ने इतने जबरदस्त लेके आए? एक्टिंग वगैरह का शौक है आप लोगों को? शौक तो नहीं है बस, लेकिन क्या करें, बड़ी जबरदस्त मेरा खुद आ गया एक्सप्रेशंस तो बिल्कुल खुद आते हैं एक्सप्रेशंस ऐसे मौके पे। मेरा सवाल हिब्बा से है, और मैं ये पूछना चाहता हूँ हिब्बा के, जब हस्बैंड की तरफ से किसी ऐसे आइडिया को पिच किया जाता है फोटोशूट को लेके, तो आपका कैसा था रिएक्शन, कैसा था फर्स्ट? ख़वातीन ज्यादातर तो रेजिस्ट ही करती हैं कि नहीं यार ये क्या है। नहीं, मुझे मजा आया था बहुत, डिफरेंट चीज लगी थी, तो इसीलिए शायद एक्सप्रेशंस भी बहुत नेचुरली आए। हिबा इतना हैवी जोड़ा, उसके ऊपर इतना हैवी मेकअप, फिर इतना हैवी हेयर स्टाइल, और उसके साथ गन पकड़ के जैसे हमने देखा, थोड़ा सा हो रहा था प्रॉब्लम, लेकिन फोटोग्राफर का काफी अच्छा सपोर्ट था। काफी अच्छे से हमें मोटिवेट कर रहा था इस काम के लिए ना। तो हिबा, इस शूट से पहले आप लोगों ने बैठ के, ये था कि हमदान और हिबा आप दोनों ने बैठ के कोई मूवी देखी थी इससे पहले? कोई गैंगस्टर मूवी खोल के पहले एक्शन सीन देखे, होता कैसे है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, कोई एक्शन सीन नहीं देखे थे, सारा जो भी था ऑन द स्पॉट था। उफान जो है, उफान भाई उनका नाम है, हमारे फोटोग्राफर का, उफान तुर्क फिल्म्स करके उनकी जो है चैनल है, तो वो बताते जा रहे थे किस तरह से करना है, हम उसको बस किए जा रहे थे। गन्स का ये है कि गन मेरे पास अपनी ओरिजिनल थी, और उफान ने अपनी गन से गोलियां निकालकर इनको पकड़ा दी थी। हमने पहले लाइसेंस वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस वाली है, लेकिन चैम्बर खाली कर दिया था, गोलियां निकाल ली थी हमने। हमदान, ये आपने शादी के बाद वाली अक्कासी पहले ही कर दी है? जो जुबान के साथ लड़ाई होती है वो आपने गोलियों में पहले दिखा दी कि ये होगा। नहीं, अल्लाह ना करे। हमदान, मेरी हमदर्दी आपके साथ है, शूट में आपको गोली लग गई है और मार मोर के फ्रेंड पे प्यार कर रही है आप। हाँ, ये असल में जो है उनके पास भी उन्होंने बिना किसी प्लान के फिल्मा तो लिया था। उसके बाद फिर कहने लगे यार इसको मैं लगाऊं कहाँ, ये कहीं पर फिट नहीं हो पा रहा। तो अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है, ये क्यों फाइटिंग क्यों हो रही है? मैंने कहा भाई मुझे भी नहीं पता है फाइटिंग क्यों हो रही है, ये कैमरामैन से पूछिए आप। ये डायरेक्टर जो है ना, वो आधी मूवी बनाकर गायब हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रही स्टोरी क्या है, एंड पे स्टोरी क्या है, मैसेज क्या है। जो मुझे समझ आई ना, वो शॉर्ट फिल्म टाइप दिया है कि पहले बहुत प्यार था और पूरा एक सीक्वेंस चला, और उसके बाद फिर फाइट, और फिर वो देखा कि उसको प्यार तो था, और उसके लेकिन ये दुश्मन था शायद, तो उसको मार दिया।
जी जी तो जी हिबा, जी आप कुछ ऐसा ही मानी है। कैसे कि अच्छा सिर्फ जब यही नहीं, शादी इरफान होती है- तुर्क ने जो है हाँ, जी जब शादी होती है तो नहीं, आप बोलिए, आप बहुत बोलिए। ज़्यादा आप उस वक्त एक्साइटेड होते हैं, फिर आपका अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्यार जो है वो उस वक्त ज़्यादा हुआ होता है, क्योंकि आपका नया नया प्यार होता है, नई नई शादी होती है। तो उस टाइम आपने कैसे कहा कि नहीं मैं आपको मरने दूंगी? उस वक्त एक्चुअली फोटोग्राफर का तो आइडिया था ही ये, लेकिन ये कि मुझे डिफरेंट एक चीज़ लगी ना, तो मुझे भी मज़ा आ रहा था। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये करके देखते हैं। अच्छा लेट मी टेल यू समथिंग, Okay. ये पहली बार में नहीं हुआ, इसके रिटेक्स भी हुए, बार बार हमारी हंसी निकल जाया करती थी और वो कहता था एक्सप्रेशंस लाओ एक्सप्रेशंस लाओ। अरे हमने कहा हम कोई एक्टर है, हाँ, प्रोफेशनल्स वन गो कहाँ में से नहीं हुआ लाए? ये सब। हाँ हमारे तकरीबन 3 से 4 रीटेक हुए हैं। 3 से एंड 4 लेट मी टेल यू समथिंग, सिर्फ यही नहीं हुआ, इसके बाद यस इसके बाद जो है फिर हमारा आउटडोर फोटोशूट जब हुआ था, तो क्योंकि फोटोग्राफर ये सब कर चुका था, तो आउटडोर फोटोशूट में जब हम गए नेक्स्ट डे, क्योंकि आफ्टर वलीमा फोटोशूट भी हमारा हुआ था, तो वहां उसने एक छोटी सी और वीडियो बनाई है। वो वीडियो एग्रेसिव सॉन्ग है जो कि अभी ऑन एयर नहीं हुआ है, वो करेगा कुछ दिनों में। मेरे पास तो आ चुका है, लेकिन अभी जब तक हाँ प्लानिंग तो के वो साथ आप तो शूट पे गए। हमदान एंड हिबा, वैसे माशाल्लाह आप लोग खूबसूरत भी बहुत लग रहे हैं, हमारी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक है। Thank you so ये- much. ये बताएं कि अब कैसा Thank you, फील thank कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से शादी की मुबारकबाद या शादी पे इतना रिएक्शन नहीं आया होगा जितना इस शूट पे आ गया आपके लिए। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं तो सीधी सी बात है, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं यूएस के अंदर रहता हूँ। मैं तो वेकेशंस के लिए आया था, शादी की वलीमा मैंने किया, मुझे तो एक पता अच्छा भी नहीं time गुजर था। हम गया लोगों ने तो हमारा। ऐसा एज अ तफरी ये सब कर लिया था, हमें खुद नहीं तो पता था कि आपकी इतनी पब्लिसिटी हो family ने जब जाएगी। ये शूट देखा अच्छा लग रहा है। या फिर आपको आपने बताया उनको, तो उनका रिएक्शन क्या था? उनको जो है ये उनको पता ही नहीं था। सबसे पहली बात तो ये गन वाला फोटोशूट, हाँ, क्योंकि okay. हम लोग हॉल में आ गए थे जल्दी, कोई भी नहीं था, तो हमने कर लिया और उनको पता ही नहीं कि ये सब भी हुआ है। ये तो जब पब्लिसिटी हो गई इस तरह से, तो अम्मी को वो गई थी किसी, कहाँ पर गए थे ये लोग, फेस्टिवल किसी फेस्टिवल में गए थे, तो वहां पर कोई जानने वाले मिले, उन्होंने कहा भाई आपका बेटा मशहूर हो गया, तो इस तरह से पता चला। उनके लिए भी सरप्राइज था। उन्होंने कहा सिर्फ बेटा मशहूर नहीं, दूसरे बहू लोग जो भी है ना मशहूर मुबारकबाद होगी। आ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अम्मी ने फिर आके घर आके बस वो तो एक फन था, लोगों को पसंद वगैरह नहीं पड़ी? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, उनको नहीं, इसमें उनको भी क्या, अच्छा लग रहा था। सब लोगों ने देखा और बस ठीक है, ठीक अच्छा है। लगा सबको, कुछ डिफरेंट है। हम लोग जो है फन करना था हमको, ये हम लोगों हमारे ने जो फन बड़े किया हैं ना, वो ये पसंद नहीं That's all. करते कि गन पकड़ी जाए, और कुछ शगुन वगैरह के मामलात आ जाते हैं ना, नहीं शगुन का दिन है, फलाना कलर नहीं पहनना, शगुन का मामला, ऐसे नहीं करना। उन्हें क्या तुम लोगों ने गन नहीं पकड़ ली है पहले दिन? ये सब नहीं एक्चुअली इनको तो गन्स का वैसे ही शौक है। मुझे तो बचपन से गन्स का वैसे ही शौक है, और उसके बाद इसीलिए यूएस के ये अंदर idea सारा मैं मिलिट्री भी आइडिया हूँ, फिर इसीलिए आया है। यस तो यस हाँ, यही। हाँ। और ये बात हमारे फोटोग्राफर को भी पता क्योंकि थी। मैं बस। न्यू जर्सी में होता हूँ, मैंने आर्मी नेशनल गार्ड वहाँ पर ज्वाइन करी थी, अच्छा। 3 इयर्स मैंने सर्व किया है वहाँ पर, तो गन्स का शौक तो मुझे बचपन से है। अच्छा, अगर आप अच्छा। मेरा चैनल देखेंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ गन्स और शिकार की वीडियोस दिखेंगी। ठीक ठीक ठीक। तो देखिए ये हमदान, अब आपका तो ये शौक जी। था, आपकी तो हॉबी थी, आपको तो पता था इन सारी चीजों का, तो हिब्बा बेचारी का क्या जी, जी। कसूर था? आपने उनसे भी पूछना था कि उनकी ख्वाहिश क्या है। बस इनको उस वक्त जो है कैमरामैन ने ऑफर करी और इन्होंने भी मना नहीं किया, और हिब्बा ने कहा मुझे- जो मुझे तो था मेरे ही शौहर शौक, की मैंने गन पकड़ा दी ख्वाहिश इनके है, हाथ वही में। मेरी ख्वाहिश है। यस वो कहते हैं ना, एक मिसाल दी जाती है हमारे यहाँ के, तरबूज को देख के खरबूजा रंग पकड़ ही लेता है, तो बस थोड़ा सा वही हुआ मैं है। भी थोड़ा सा करूं। हिब्बा लेकिन जो है ना, गन्स को थोड़ा ताला बहुत लगा रंग के इनमें भी आ ही गया है हमारा। चाबी अपने पास रख लें, और सुकून से आप जिंदगी गुजारें आप दोनों, ठीक है? हमारी बहुत बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और बड़ा जबरदस्त शूट दिख रहे हो, बड़ा Thank मजा you आया, और so मुझे much, लगता है कि thank you. आपको ऑफर भी आ जाएंगे इसके बाद, शॉर्ट फिल्म के लिए, सीरीज के लिए। एक्टिंग ऑफर होगी। ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन मसला एक्टिंग की ऑफर्स आ रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि यूएस में होता हूँ और मेरी अच्छी भली जॉब चल रही है, तो ये तो एज अ क्या फन किया था। जरूरत है? वैसे हमदान एंड हिबा, आप लोग सपोर्ट करते हैं मतलब क्योंकि ये वेडिंग सीजन भी चल रहा है पाकिस्तान में, और इस सीजन में बहुत शादियां होती हैं, तो आई एम श्योर कि कई व्यूवर्स इस वक्त जो देख रहे हैं आपको, जिनमें से कई ऐसे हैं जो जल्द शादी भी करने वाले हैं, तो उनके लिए कोई आइडिया यूनिक आपके पास हो, जो चाहते हैं आपके यार इस आइडिया के तहत भी फोटोशूट होना चाहिए, तो बड़ा अच्छा लगेगा।
मेरे पास कोई इस वक्त तो यूनिक आइडिया नहीं है, लेकिन मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके दिल में है करें। हाँ, 4 दिन की जिंदगी है भाई, जी कर मरो। ये मत सोचो कि ये कौन, ये क्या कहेगा, अगला क्या कहेगा। देखिए, दूसरे आपके घर में राशन नहीं डलवाते, दूसरे आपका खर्चा पूरा नहीं करते। आप जो है अपनी जिंदगी को खुलकर जिए, दूसरों की परवाह करना छोड़ दें। दैट्स ऑल। वाह वाह, ठीक है, जबरदस्त। बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया है हमदान। तो अब ये बताएं कि आप यूएस अकेले वापस जा रहे हैं, हिब्बा हमारी जो भाभी हैं वो साथ जा रही हैं, या वहाँ पे भी कोई प्लान है किसी रिसेप्शन का, वहाँ पे भी इस तरह का शूट आने वाला है? हॉलीवुड स्टाइल। वहां पर भी है प्लान, वहां पर भी है प्लान, लेकिन अभी इनका वीजा नहीं आया। मैंने अप्लाई कर दिया है, 6 महीने और लगेंगे, तो 6 महीने बाद वापस आकर मैं इनको लेकर जाऊंगा। वहां पर भी एक बड़ा रिसेप्शन देना है। जबरदस्त। और वीडियोस तो आपको देखने को मिलती रहेंगी इरफान तुर्क की तरफ से, जैसा कि मैंने कहा कि अभी एक और वीडियो आने वाली है बहुत जल्द, इरफान को तो फ्री जो के कि जो है एक और एग्रेसिव वीडियो है जिसमें थोड़े बहुत मिल चुके हैं। नहीं, अच्छा, ये पहले हीरो एंड हीरोइन है जो पैसे दे के शूट कर रहे हैं और उनको फायदा दे रहे हैं। एग्जैक्टली। ये बस क्या कर सकते हैं। यहाँ पर जो है लोग एक्टिंग के पैसे लेते हैं, लाखों रुपए चार्ज करते हैं। यहाँ पर हमने लाखों रुपए दिए हैं एक्टिंग। बिल्कुल। क्या करें। चले जी, आपने ये तो हमने ये शूट जो है वो वली में फोटोशूट के पैसे दिए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने बताया था ना कि ये तो हमने मस्ती कर लिया था। और उसके बाद जो है इसके अलावा एक और हमने एग्रेसिव फोटोशूट भी किया था, जिसमें जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन उम्मीद है कि वो वाला भी पसंद आएगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जब लोगों को ये इतना पसंद आया जिसका कोई प्लान नहीं था, बस चले जी, हमारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें और अपनी अच्छी सी जिंदगी गुजारें। और इसी तरह से यूनिक फोटोशूट्स आप अपनी जिंदगी के हर इवेंट पर करते रहें। बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। तो शहरबानो, ब्रेक के बाद हाजिर हो गए। अच्छा जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो बात हमेशा होती है कि मौसम कौन सा पसंद है। मोस्टली जो लोग हैं वो कहते हैं हमें सर्दी का मौसम पसंद है, लेकिन सर्दी का मौसम जो है वो साथ बड़ी दर्दें भी लेके आता है, जिसमें जोड़ों की दर्दें, आपकी हड्डियों की तकलीफ, ये बहुत सामने आती है। तो ये बीमारी जो है ये बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको सामना करना पड़ता है। सबको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और सर्दियों में जोड़ों का दर्द क्यों होता है, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर इमराज़ हड्डी प्रोफेसर लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम फारूक पाशा साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, पहला तो बुनियादी सवाल यही है कि जी हड्डियों में दर्द या जोड़ों में दर्द सर्दियों में क्यों होता है? जी, इसकी काफ़ी वजूहात हैं। एक तो ये है कि सर्दियों में दर्द जो सा है वो बीमारी की वजह से हो जाता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं ख़ास तौर पे, जैसे गले की बीमारियां हैं या फेफड़ों की बीमारियां हैं, वो किसी भी इंसान के मदाफ़ती निज़ाम को तब्दील कर सकती हैं और उस तब्दीली की वजह से फिर जोड़ों की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। फिर ये होती है कि सर्दियों में पट्टे खिंचाव का शिकार रहते हैं और खिंचाव की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जोड़ों पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और दर्दें ज़्यादा हो जाती हैं। फिर एक और वजह ये भी होती है कि सर्दियों में नर्व्स की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है, तो जो भी दर्द हो रही होती है वो आपको गर्मियों के मुकाबले में सर्दियों में ज़्यादा महसूस होती है। बिल्कुल। और फिर होता है कि सर्दियों में बंदे की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, एक्सरसाइज भी नहीं होती और कुछ साइकोलॉजिकली मूड भी डिप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से दर्दें ज़्यादा होती हैं। अच्छा पाशा साहब, सर्दियों में ज़्यादातर जो चीज़ मैंने भी फील किया और अपने साथ जो लोग काम करते हैं उनको भी देखा कि वो कहते हैं गर्दन में बहुत स्ट्रेस हो जाती है, शोल्डर से बहुत स्ट्रेस हो जाती है। स्ट्रेट हम बैठते तो स्ट्रेट हैं, लेकिन हमारे भी स्पाइन में फिर पेन होती है, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि जब गर्दन में सर्दियों की वजह से ये पट्टे एकदम खिंचाव का शिकार हो जाते हैं। और पट्टे जब खिंचते हैं बाज़-औक़ात तो इनमें ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि बाज़-औक़ात बोन्स से टूट भी जाती है और पट्टे भी अंदर से टूट जाते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एकदम अगर वायलेंट कंट्रैक्शन हो जो कि किसी टेम्परेचर के बिल्कुल तब्दीली की वजह से हो सकती है, जैसे अगर आप नहा के निकलें और बाहर एकदम ठंडी हवा में आ जाएं तो एकदम नेक पर बल भी पड़ जाता है या कमर पर बल पड़ जाता है, तो ये खिंचाव का शिकार होता है। इसके लिए यही है कि आप अपना टेम्परेचर मेंटेन रखें। अगर रूम टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते तो अपने बॉडी पर लिबास, लेयर्स, स्वेटर्स, जैकेट, इस तरह का मफलर वगैरह इसको इस्तेमाल करें। और नेक के लिए आप एक एक्सरसाइजेज वगैरह करें और तकिया अपना मुनासिब रखें। मेडिकेटेड लें तो अच्छी बात है। जी, मेडिकेटेड भी ले सकते हैं। अगर मेडिकेटेड नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई ऐसा पिलो लें जो मुनासिब हो। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि ये आप लेके आए हैं कुछ चीज़ें, साथ स्केलेटन बना हुआ है, ये मेरे ख्याल से बैकबोन का ये सारा। जी। तो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बताया जाए कि मूवमेंट कैसी रहती है,
कमर की और पेन निकल जाए तो वो क्या सिचुएशन बनती है? नॉर्मली नेक की अगर हम बात करें तो अल्लाह ताला ने जो हमारी नेक बनाई है वो इस तरह बैकवर्ड टिल्ट की तरफ बनाई है। सही। अब प्रॉब्लम ये सदी में ये हुआ है कि हम जिस तरह मोबाइल हम यूज़ करते हैं, टैब यूज़ करते हैं, तो हम ये आगे की तरफ यूं झुकना शुरू हो गए हैं। इसको काइफोसिस कहते हैं, इसलिए पेन शुरू हो। ये बहुत प्रॉब्लम इस वक्त, इसको टेक्सटिंग नेक सिंड्रोम भी कहते हैं, जो कि सिर्फ इस सदी में ये बीमारी आई है। पिछली सदियों में ये टैब और मोबाइल वगैरह से पहले ये बीमारी नहीं थी। टेक्सटिंग नेक सिंड्रोम, टेक्सटिंग नेक सिंड्रोम, हम टेक्सटिंग यूं करते रहते हैं। तो आइडियली तो नेक को इस पोजीशन में होना चाहिए और पिलो हमारा जो है वो मुनासिब होना चाहिए। पिलो हमारा ऐसा होना चाहिए, फर्ज की हम करवट करके ऐसे लेटे हुए हैं तो ना इतना पिलो छोटा हो, गर्दन हमारी ऐसे इस तरफ हुई हो, ना ऑपोजिट हो। तो अगर सख्त पिलो लेना चाहिए या नरम लेना चाहिए? पिलो बस मुनासिब लेना चाहिए, सख्त ना हो कि इस तरह ना हो कि उससे दर्द शुरू हो जाए, लेकिन स्टिफ होना चाहिए कि नहीं ना हो कि बंदा उसमें धंसता चला जाए। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सी सेक्शन में जब उनको स्पाइनल इंजेक्ट किया गया तो उनको बहुत ज़्यादा उसके बाद से आपके स्पाइन में दर्द शुरू हो गई, ऐसा होता है क्या? ये भी एक मिथ है, मतलब एक बिलीफ है जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हो चुकी हैं जिसमें ऐसी औरतों को स्टडी किया गया है और उसमें कोई प्रूफ नहीं मिला। अब लगता कहाँ इंजेक्शन? हाँ, उसकी एक वजह ये होती है कि जब फ़र्ज़ किया कि ये हमारी स्पाइन है और ये पेशेंट, ये फ्रंट साइड है और ये बैक वाली साइड है, और ये बैक वाली साइड से जब हम स्पाइनल लगाते हैं तो इस स्पेस में हम नीडल डाल के यहाँ पर वो दवाई छोड़ते हैं। ठीक है। जबकि जो स्पाइन की जो बीमारी की वजह से या दर्दें जो ज़्यादा होती हैं ये फ्रंट से आती हैं, तो उस फ्रंट पर वो सुई तो कभी पहुंचती नहीं है। इसमें प्रोबेबली वजह यही होती है कि जब चाइल्ड बेरिंग एज के बाद फ़ौरन 1-2 साल के बाद ख़वातीन को दर्द होना शुरू होती है, तो वो स्पाइन की जो दर्दों की ही वो उम्र होती है। ठीक है। तो उसमें वो हो सकती है, उसका उससे कोई ताल्लुक। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पे एक और बड़ा रिवाज है कि हम लोग देसी इलाज बड़े कराते हैं, जाके मालिश करवा ली या इस तरह से जो करवाते हैं इलाज, और कई हमने वीडियोस भी देखी हैं कि जिसमें वो फ्लेक्सिबल करते हैं गर्दन के, वो जनाब मोड़ रहे हैं, टांग खींच रहे हैं, वो आजकल बड़ी सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे देखा है कि स्पाइन की अगर आपको पेन हो रही है जोड़ में तो वो हथौड़े भी मार रहे होते हैं। हाँ, तो ये कितना खतरनाक है? ये इसमें ये है कि स्पाइन की जो हेल्थ है वो स्पाइन के मसल्स पे डिपेंड करती है और स्पाइन खुद पर डिपेंड करती है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी स्पाइन अच्छी होगी, जो कि अच्छा कैल्शियम, दूध या इस कैल्शियम की चीज़ें लेने, विटामिन डी की चीज़ें लेने की वजह से होगी, तो वो उसका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जितने हमारे मसल्स मजबूत होंगे, जितने हमारे मसल मजबूत होंगे, हम जितनी एक्सरसाइजेस करेंगे उतने हमें स्पाइन के प्रॉब्लम्स कम से कम हों। ठीक है। तीसरा फिर यह है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जिस्म और हमारा दिमाग कितना वजन उठा सकता है। सोचो में तो हम कई 1000 किलोग्राम भी उठा सकते हैं। कभी-कभी हम किसी को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा भारी चीज़ एकदम से उठा लेते हैं। बिल्कुल यही होता है कि हम रूटीन में काम नहीं कर रहे होते और एकदम दिन आता है कि हम कहते हैं चलो हम ये बेड भी उठा लें या ये कोई वजनी चीज़ भी उठा लें, चलो ये चावल की बोरी भी उठा लें। तो ऐसा होता नहीं है। तो वो फिर ये है कि फिर ज़ाहिर मिसमैच हो जाता है और फिर दर्दें निकल आती हैं। अच्छा, अभी क्योंकि हम सर्दियों में मोस्टली मैंने देखा है कि लोगों के ना लाइक नमाज पढ़ रहे हैं या फिर नीचे ज़मीन से उठ रहे हैं तो हड्डियों में से आवाज़ आ रही है, या फिर लॉक लग जाता है आपके घुटने को। इसकी क्या वजह है? जो आवाज़ें आना है ना, वो खुद सिर्फ आवाज़ अगर आती है और उसमें दर्द नहीं होती तो वो इतनी एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। क्योंकि नॉर्मल वो क्रेपिटस होते हैं, सर्दियों को वजह से जिस तरह मैंने बताया कि फट्टे खिंचे हुए होते हैं और जोड़ आपस में बहुत करीब आ जाते हैं। कहते हैं जो हाइट जिसकी लंबी होती है उसके आते हैं, इट्स नॉर्मल। हाँ जी, वो कड़ाके वो फिर वो निकलते हैं। लेकिन अगर इन कड़ाकों के साथ दर्द हो रही है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि लॉक लग जाता है ख़ासतौर पे नी में, तो ये अगर आपकी मिडिल एज है या ओल्डर एज की तरफ है या इवन अगर आपको कभी चोट भी लगी हुई है तो जॉइंट के अंदर से कोई ख़राबी हो सकती है, जिसमें मेनिस्कस की ख़राबी है या कार्टिलेज की ख़राबी है, तो उसकी वजह से ही आ सकता है। इसका आसान पैरामीटर ये है कि अगर आपको जो काम करते हुए आपको दर्द होती है वो आप ना करें। अच्छा, अगर आपको तहियात में बैठते हुए दर्द हो रहा है तो कुछ अर्से के लिए आप कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ लें, फिर जब आप ठीक हो जाएं तो फिर आप तहियात दोबारा में बैठ सकते हैं। या अगर आप देख रहे हैं कि कॉन्टीन्यूसली मैं तहियात में बैठता हूँ या बैठती हूँ और मुसलसल मुझे दर्द होता है, तो फिर उसको छोड़ दें। बॉडी में शदीद डेफिशिएंसी हो जाती है अक्सर प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद, नीचे बैठ के नमाज नहीं पढ़ी जाती, घुटनों में इतनी पेन होती है, लेग्स में इतनी पेन होती है कि आपको लगता है कि ये साथ ही नहीं दे रही। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए?
सबसे पहले तो अपनी जो डाइट अच्छी रखनी चाहिए। हमें से हर बंदे की रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, जो कि तकरीबन 800 से लेकर 1300 मिलीग्राम है, जो कि हम में से बहुत कम लोग जो उनसे उसको पूरा कर पाते हैं। तो उसके लिए दूध आप ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, या कैल्शियम की गोलियां ले सकते हैं। और इसके अलावा आप जब आप समझते हैं कि नीचे बैठने से आपको दर्द हो रहा है, तो आप उस पोजीशन में ना जाएं जिसमें दर्द हो रहा है। और नी के लिए एक बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। मैं तो एडवाइस करूंगा कि जिन लोगों को नी में दर्द होती है वो इसको ज़रूर किया करें। बहुत आसान एक्सरसाइज है। इस तरह सिंपल आप बैठे हुए हैं, अब दोनों टांगों को ऐसे सीधा कर लें सिंपली, और 15 सेकंड तक इसको बस होल्ड कर लें विदाउट एनीथिंग। हाँ, इस तरह करके होल्ड कर लें और फिर इसको नीचे कर लें। वैसे डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि आप अपने हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं कि कोई ऐसी खुराक या ऐसी स्टैंडर्ड चीज़ें जिनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि बचपन से ही सब स्ट्रॉन्ग रहें, और बिलखसूस बच्चों के लिए तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे ग्रोइंग एज, जो कि उनकी 10 ईयर्स से लेके 17 ईयर्स तक या 20 ये दरमियान में होती है। इस दौरान उनको कम से कम 1 गिलास या 2 गिलास मिल्क देने चाहिए। अगर आप मिल्क नहीं दे रहे, किसी वजह से मिल्क नहीं मिल रहा, तो उसका कैल्शियम का सप्लीमेंट तो जरूर देना चाहिए। बच्चों को कैल्शियम की तो बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा ये एक बहुत अजीब सा बिलीफ है लोगों का कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें कैल्शियम की जरूरत नहीं रहती, जबकि हमें होती है। ये बहुत ही गलत बिलीफ है। लेकिन हम बड़े होकर तो टैबलेट भी ले लेते हैं कैल्शियम की, बच्चों को भी दे सकते हैं कैल्शियम की कमी, बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों के सिरप्स भी आते हैं, बच्चों की टैबलेट्स भी वो होती हैं, पानी में आप डिसॉल्व करके बच्चों के मुंह के ऊपर वाइट निशानात पड़ जाते हैं और कहा यह जाता है कि ये कैल्शियम की कमी की वजह से है। तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। वो स्किन स्पेशलिस्ट की होती है, वो वाइट से स्पॉट्स जो पड़ जाते हैं उसकी कैल्शियम की कमी की वजह से और वो उसके बाद कैल्शियम की मेडिसिन खिलाई जाती है और वो खत्म भी हो जाते हैं। ये तो स्किन स्पेशलिस्ट बता सकते हैं। वो तो बिलीव, मेरे ख्याल से आपका बिलीव काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, हमने देखा कई दफ़ा ये बड़ों में और बच्चों में सब में मैंने ये देखा है कम से कम ये वाली आदत, बैठ के पटाखे निकालते हैं, उंगलियों के भी कई दफ़ा पाँव की उंगलियों के भी। तो ये कितना डेंजरस है या ये नॉर्मल है? नहीं, इसको नहीं निकालना चाहिए। नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि आप पटाखे निकालेंगे, पटाखा जब भी निकलता है तो जॉइंट सबलक्सेट होता है, फिर वो वापस आता है और लिगामेंट एक फिजियोलॉजिकल रेंज में स्ट्रेच हो जाते हैं, तो लिगामेंट तो वापस आ जाते हैं। लेकिन जॉइंट जब रगड़ के वापस आता है तो वो तंग कर सकता है। अच्छा, ये नेल्स पे कहते हैं, मेरे तो नेल पेंट लगा हुआ, कहते हैं अगर आपके नेल पे वाइट निशानात हैं तो इट मींस कि आपके अंदर बहुत कैल्शियम की कमी है। तो ये मिथ है या सच है? वैसे मेरे तो नहीं। हाँ। वैसे मेरा ख्याल है ये मिथ ही है, इसमें कोई ऐसी नहीं है, या कम से कम मैंने आज तक कोई ऐसी कोई जितने भी मिथ्स है ना, प्रोफेसर जितने भी आते हैं किसी भी बीमारी से रिलेटेड से पूछती हूँ, वो हैरान हो जाते हैं कि ये कहाँ से आते हैं, जबकि ये है। लेकिन ये काम कर रही होती है। हाँ, इसके जो तोड़ के बताए जा रहे होते हैं ना, वो रियल लाइफ में काम कर रहे हैं। वाइट वाले तो मैंने खुद देखे हैं। अच्छा, नहीं इसका नहीं मुझे पता। ठीक है जी, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया, और आई एम श्योर कि हमारे व्यूवर्स को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि सर्दियों में किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है ताकि आपकी हड्डियों और जोड़ों के जो दर्द हैं उनसे बचा जा सके। कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं और कैल्शियम के मेडिसिन भी ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं और दही भी खा सकते हैं। हाँ, वॉक कर सकते हैं। हाँ, ये सब कुछ कर सकते हैं, करें। अब हमने आपको बता दिया, अब करना आपने खुद है। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो व्यूवर्स, आजकल डिजिटल वर्ल्ड पैसे कमाने का बड़ा जरिया बना हुआ है। डिजिटल दुनिया से कुछ लोग तो भरपूर फायदा उठा रहे हैं और लाखों नहीं करोड़ों कमा रहे हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डिजिटल दुनिया में गौते तो लगा रहे हैं मगर उन्हें नहीं पता कि तैरना कैसे है, इससे फ़ायदा कैसे उठाना है, इससे लाखों करोड़ों रुपए कैसे कमाने हैं। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं तो परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं। आज हम आपकी परेशानी हल किए देते हैं। आज हमने एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है। वैसे तो इनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है, 28 साल शानदार करियर इनका रहा, जिसके बाद वो रिटायर हुए। अब ई कॉमर्स से इनका ताल्लुक है, डिजिटल की दुनिया से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और नौजवानों को भी इसकी तरबियत दे रहे हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद है डिजिटल एंटरप्रेन्योर है लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद तैमूर खान साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स में क्या फ़र्क है? डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली पहले ई कॉमर्स का मैं बताऊंगा कि ई कॉमर्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। ठीक है। कोई भी बिजनेस कॉमर्स कहलाता है, और जब वो इलेक्ट्रॉनिकली वो डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू हो तो दैट इज नोन एज ई कॉमर्स। और डिजिटल मार्केटिंग ये है कि किस तरह आपने अपनी ऑडियंस को अपने स्टोर की तरफ लेकर आना है। दैट पर्टिकुलर स्टोर जिसमें आप चीज़ें बेच रहे हैं डिजिटली, उसमें लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है, तो दैट इज नोन एज डिजिटल मार्केटिंग। So e-commerce leads to digital marketing. Till the time you don't have a good digital marketing, you cannot have a good e-commerce. ओह, अच्छा तैमूर साहब, हमने ये देखा है कि लोग जब अपनी
किसी एक प्रोफेशन में अच्छा खासा करियर गुजार चुके होते हैं, तो उसके बाद पूरा करियर ऑल द वे स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाता है जी उनके लिए। आपने माशाल्लाह बड़ी शानदार एग्जांपल सेट की कि 28 साल आपने पाकिस्तान आर्मी में सर्व किया, उसके बाद अब नाउ यू आर कनेक्टिंग विद ई-कॉमर्स माशाल्लाह से। तो ये बताइएगा कि कितना मुश्किल है ये ओवरऑल जर्नी, और कैसे डिसीजन लिया आपने कि आर्मी से डिजिटल दुनिया का जो सफ़र है आपका? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं बेसिकली एक इन्फेंटेरियन हूँ, सियाचिन, वज़ीरिस्तान और इन सारी तरह की जगहों पे रहा हूँ। टेक्निकली मेरा कभी कोई इस तरह का जो था वो एक्सपीरियंस नहीं था बिल्कुल। बट आफ्टर रिटायरमेंट आई डिसाइडेड टू बी द बॉस ऑफ माई सेल्फ। दिस इज व्हाट आई वांटेड। शादी के बाद ऑल्दो ये मुश्किल होता है, आप यू कैन नॉट बी बॉस ऑफ योरसेल्फ, बट ये कि मैंने आई डिसाइडेड टू कम इनटू दिस डिजिटल वर्ल्ड। ये उस ज़माने में एक नया फ्लॉरिश हो रहा था 2 साल पहले। काफ़ी लोग जो थे वो इसकी तरफ ऑलरेडी थे। तो आई डिड अ कोर्स फ्रॉम ऑनलाइन कोर्स फ्रॉम वन ऑफ द वेरी रिप्यूटेड फर्म। उसके बाद फिर मैंने खुद काम किया, मैंने अमेज़ॉन के ऊपर काम किया अमेरिका में। मेरी कोई 3 प्रोडक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमेज़ॉन अमेरिका पे। आपको इंटरेस्ट था उस वक्त आईटी और इस फील्ड में? बिल्कुल, मुझे आइडिया कुछ भी नहीं था, लेकिन आई लर्नड इट। वो वही जिस तरह आप बात करें ना कि उम्र का कोई जो है ना तकाजा नहीं होता, एज इज जस्ट अ नंबर। यू कैन लर्न एनीथिंग, कोई भी स्किल आप किसी वक्त भी हासिल कर सकते हैं। तो मेरे पास अगर जो इस तरह लोग आते हैं तो 12 साल की उम्र से लेकर 80 साल तक की उम्र के लोग कोर्सेज करते हैं, आके स्किल सीखते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे हैं जैसे वो काम तो कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का नाम दे रहे हैं वो, तो इससे हमें अगर, लेकिन वो पैसे नहीं कमा पा रहे। एक वजह ये कि क्यों नहीं कमा पा रहे, क्या गलतियां कर रहे हैं। दूसरा, अगर कोई कमाना चाहता है तो कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो उसको सीखनी चाहिए? जी अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी स्किल हासिल करने के बाद आप उसको पॉलिश करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता अगर आप फॉर एग्जांपल इवन इफ यू आर कारपेंटर, आप एक कारपेंटर हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपने कारपेंट्री सीखी और अगले ही दिन आप जो हैं वो बहुत सक्सेसफुल हो जाएं? एग्जैक्टली। डॉक्टर्स की मिसाल कितनी बड़ी है। मैं कारपेंटर डॉक्टर को साथ नहीं मिला रहा, लेकिन जस्ट टेलिंग कि जो डॉक्टर्स हैं 5 साल वो पहले करते हैं MBBS, उसके बाद फिर वो हाउस जॉब करते हैं, फिर यंग डॉक्टर बन के तोड़फोड़ यंग डॉक्टर बनते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारे काम इस तरह के करते हैं, और कोई 10-15 साल के बाद वो उस जगह पे आके पहुंचते हैं जिस जगह आके वो थोड़ा बहुत कमाने के काबिल होते हैं। इसी तरह ऑनलाइन स्किल भी ऐसे ही है कि आप जब कोई स्किल हासिल करते हैं तो थोड़ा सा आप उसको पॉलिश करते हैं। आप उसको स्किल हासिल करने के बाद थोड़ी इंटर्नशिप करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ, देन यू स्टेप इन टू दी एक्चुअल वर्ल्ड। अच्छा, लोग इसलिए बहुत सारे परेशान हो जाते हैं। 80 to 90% जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमने स्किल हासिल की, 2-4 महीना हमने काम किया, उसके बाद हम नहीं चल सका तो हमने छोड़ दिया, और वो फिर बाकी लोगों को भी डिस्करेज करते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने सूनर और लेटर आहिस्ता आहिस्ता अगर आप काम करेंगे, मेहनत के साथ आप काम करेंगे, लगन के साथ काम करेंगे, तो देयर इज़ नो डाउट कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मैंने खुद ये कोर्स सीखा, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कमिंग इनटू दिस डिजिटल वर्ल्ड। तो मैंने 16-16, 18-18 घंटे बैठ के मैं काम करता था। आर्मी की तो लाइफ बड़ी डिफरेंट होती है। सर अब इसमें सर से आप जब दूसरों को सर कहते हैं, कितना फर्क लगता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बहुत मुश्किल है, और इसीलिए मैंने पहले ये काम करके फिर मैं इंस्ट्रक्शन की तरफ आ गया। तो मैंने कहा मैं लोगों को सिखाऊं, जो मैंने खुद सीखा वो मैं लोगों को सिखाऊं। लेकिन जो हमारी आर्मी की लाइफ में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। तो ये चीज़ मुझे बहुत काम आई। ये काम आई आप? ये बहुत काम आई मुझे। तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग में एक चीज़ जो है वो कहते हैं इसमें जो बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, बिकॉज आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड जब आप किसी को कर रहे हैं, आप मुझसे एक काम करवाना चाहते हैं डिजिटली, और अगर मैं उसमें कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं मेहनत के साथ एक काम नहीं कर रहा, सेल्फ डिसिप्लिन मुझ में नहीं है। मैंने अगर आपने मुझे कहा कि आप मुझे 2 दिन के अंदर ही काम करके दें, ग्राफिक डिज़ाइन करके दें, तो मैं 2 दिन अगर नहीं कर सका तो इसका मतलब है कि आई एम ए फेलियर। तैमूर साहब, वैसे हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी की जब एग्जांपल लेते हैं, हमारे यहाँ पर ज़्यादातर ये होता है कि देखा देखी काम बहुत शुरू होता है। जी, किसी साहब ने यूट्यूब चैनल से लाखों करोड़ों कमाए, सबने यूट्यूब बना लिया, किसी ने अमेजोन स्टार्ट किया, सबने अमेजोन स्टार्ट किया, और फिर अब ये है कि पहला कदम ही नहीं पता कि पहला कदम सही वाला क्या होना चाहिए, हम इसको सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फिर डिसअपॉइंट होकर बाकियों को भी डिसअपॉइंट कर देते हैं। अमेजोन की स्टोरी भी आपके सामने ही होगी, कई लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान बैन है, यहाँ पे नहीं बनाने देते अकाउंट। तो सर ये भी बताएं जरा। सर होता ये कि पाकिस्तान में हम अनफॉर्चुनेटली, अगर आप सिर्फ ये एग्जांपल ले लें कि अमेज़ॉन इस वक्त दुनिया के 20 मुल्कों में काम कर रहा है जिसमें लोग चीज़ें खरीद सकते हैं अमेज़ॉन से। पाकिस्तान इज नॉट वन ऑफ देम अनफॉर्चुनेटली। द रीजन इज, दरमियान में तो खबर आई थी कि पाकिस्तान में अमेज़ॉन है, हम सेल कर सकते हैं चीज़, लेकिन हम खरीद नहीं सकते। और 2023 में 12 लाख पाकिस्तानी वेंडर्स अमेज़ॉन पे चीज़ें बेच रहे हैं। 12 लाख। सो हम वी आर वेरी एफिशिएंट नेशन, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत एफिशिएंट नेशन है। लेकिन दरमियान में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं ना एक मछली तमाम तालाब को गंदा कर देती है। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको ख़राब किया, स्कैम्स लेकर आ गए, बहुत सारे इशूज़। तो उनकी वजह से पाकिस्तान के बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं वो बैन हैं।
पाकिस्तान के बहुत सारे नंबर्स नहीं चलते, OTP नहीं रिसीव होता पाकिस्तानी नंबर्स के ऊपर। वो फिर बाहर वाले नंबर पे जी आपको कोई बाहर का नंबर परचेज करना पड़ता है, आपको कोई वाइक नंबर या इस तरह के जो इंटरनेट के नंबर्स होते हैं वो परचेज करने पड़ते हैं। इसी तरह बहुत सारे पाकिस्तान की जो IPs हैं वो बैन हैं, नाम नहीं लूँगा कुछ शहरों के। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन देयर आर मैनी सिटीज़ इन पाकिस्तान, आई थिंक मोर देन 20 सिटीज़ इन पाकिस्तान जिनकी IP बैन है, अमेज़ॉन पे वो नहीं बना सकते स्कैम्स की वजह से। तो ये हमें बेहतर है कि हम अपना जब काम करें तो मुल्क कैसे बचा जा सकता है? बच आप इस तरह सकते हैं कि आप यू हैव टू बी वेरी श्योर कि जो अगर आप फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बेच रहे हैं, अगर आप अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं या आप लोकल मार्केट में बेच रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने बनवाई चीज़ कहाँ से। अगर आप अच्छी जगह से चीज़ बनवा रहे हैं तो दैट मीन सप्लायर आपका अच्छा है, रिटेलर आपका अच्छा है। इसलिए जब आप कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं तो आप रिव्यूज़ देखते हैं, आप उसके आप देखते हैं कितने स्टार रेटिंग क्या है उसकी। जैसे हम पाकिस्तान में भी कोई शॉपिंग करते हैं, मैं ज़्यादा ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ, तो मैं अगर कोई नया पेज सामने आता है तो मैं उसकी सारी पिक्चर्स देखती हूँ। बिल्कुल ऐसे पिक्चर क्वालिटी चीज़ों से, वीडियो से समझ आ जाती है कि ये इज इट फेक और एग्जैक्टली पहली चीज़ तो पिक्चर। वहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी ही है? जी हाँ, हर जगह पूरी दुनिया में ऐसे ही है कि आपको सबसे पहले फोटोग्राफ्स आप देखते हैं, उसके बाद आप उसको देखते हैं कि उसके रिव्यूज़ कितने हैं, स्टार रेटिंग उसकी कितनी है। अच्छी स्टार रेटिंग का मतलब ये होगा कि वो अच्छा उसका लोगों ने रिव्यूज़ दिए होंगे। नीचे आप उसके रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, बैड रिव्यूज़ पढ़ें कि क्या उसके बैड रिव्यूज़ हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरह। जी बिल्कुल तैमूर साहब, रिव्यूज़ बड़ा अच्छा जरिया है कंफर्म करने का कि ब्रांड ऑथेंटिक है कि नहीं। सर ये बताइए जो ख़वातीन हज़रात इस वक्त देख रहे हैं हमें, उनके लिए कि अब स्टार्ट कैसे करना है? अब सब करोड़पति बनना चाहते हैं। ख़वातीन के लिए देखिए, एक सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक मिसकंसेप्शन जो है ये दूर होनी चाहिए हमारे माशरे में से कि आप एक दिन में लखपति करोड़पति बन सकते हैं। ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं है। अगर कोई बन गया कभी तो बाय स्ट्रोक ऑफ लक बन गया होगा। लेकिन ये कि आपको इसके 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है आपने स्किल हासिल करनी है, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले स्किल हासिल करनी है। स्किल कहाँ से हासिल करनी है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या आप स्किल ओपन सोर्स से हासिल करें जिसमें आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, आप इंस्टाग्राम, टिकटॉक, बहुत सारे आपको लोग मिलते हैं। बिल्कुल। फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हम आपको ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं। तो जो सबसे बेहतर चीज़ होती है वो आप पेड ऑनलाइन कोर्सेज आर ऑलवेज गुड, बिकॉज जब आप पे कर रहे होते हैं तो आप भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अगले के ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन होती है। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ पेड कोर्स। अच्छी जगह से रेप्यूटेड से आप पेड कोर्स करें। सेकेंडली फिर नेक्स्ट काम आपने ये करना होता है कि आपने अपना नेटवर्क बिल्डअप करना होता है। स्किल हासिल कर ली, स्किल हासिल करने के बाद आपने नेटवर्क बिल्डअप किया किसी अच्छे ग्रुप के साथ जिनमें मेंटोर्स अच्छे मौजूद हों, उनके साथ आप अपना छोटा सा काम 2-4 महीने इंटर्नशिप करें, जिसको हम हाउस जॉब डॉक्टर्स की कहते हैं। एंड थर्ड चीज़ ये कि आप जब इस सेकंड स्टेज से गुजर जाएंगे तो जो तीसरी स्टेज है दैट इज यू विल योरसेल्फ बिकम अ ब्रांड। People will come to you. If you're a good graphic designer, you're a good content writer, you're a good app developer, you are a good virtual assistant teacher, so people will come to you. So these 3 stages are there. और ये भी बताएं तैमूर साहब हमारे व्यूवर्स को कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कम से कम पैसे लगा के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा विद द पैसेज ऑफ टाइम बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल। अगर दिमाग लगाना बस। हाँ, अगर आप इंटेलिजेंटली एक काम करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको बहुत इसमें फ़ायदा हो सकता है। कम पैसे लगा के अच्छा काम आप कर सकते हैं। उम्र और जेंडर की कोई कैद नहीं? जेंडर तो स्पेसिफिकली मैं कहूँगा पाकिस्तान में इस वक्त 23 लाख फ्रीलांसर्स हैं 2023 के डाटा के मुताबिक, और उनमें से 40% ख़वातीन हैं। आउट ऑफ 23 लाख, आउट ऑफ 10-12 लाख ख़वातीन हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ख़वातीन बहुत काम कर रही हैं। मेरे पास अपने जो कोर्सेज पे आती हैं तो मोर देन 50-60% ख़वातीन कोर्सेज करती हैं। अच्छा, आप अगर सीखना हो आपसे या फिर कैसे सीख सकते हैं? मैं बेसिकली प्लेस्ड हूँ इस्लामाबाद में, मेरा ऑफिस भी है और ऑनलाइन भी हम सिखाते हैं। ecomgateway.com मेरी वेबसाइट है। 03335565455 पे कांटेक्ट किया जा सकता है। हम कोर्सेज की डिटेल सारी बता देते हैं। ई कॉमर्स से रिलेटेड भी कोर्सेज करवाते हैं और हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी कोर्सेज। और इसके लिए कोई एजुकेशन की कैद है कि इतनी मैट्रिक पास से लेकर आप PhD हो, इट डजंट मैटर। और बच्चे छोटे से 12-14 साल के बच्चों ने मेरे साथ कोर्सेज किए हैं और दे आर अर्निंग नाउ, दे आर गिविंग देयर सर्विसेज ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड दे आर अर्निंग अ लॉट। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू तैमूर साहब, माजरत आपने टाइम दिया सुनो पाकिस्तान को। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके और हम भी थोड़ा मोटिवेट हुए। जरूर आप लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट होगा इंशाल्लाह। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।